हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सी ए प्रणव पोपट। आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सी इंटरमीडिएट लेवल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरटीपी द रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर सितंबर 2025। तो इस वीडियो का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आरटीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ कोई न्यू पैटर्न या कोई न्यू एडजस्टमेंट या कोई स्पेशल पॉइंट अगर है तो उसको हम लोग कम से कम समय में डील कर लें, ताकि पेपर में जाने से पहले वो नया पॉइंट हमको पता हो। देर आर हाई चांसेस कि उनमें से कोई नया पॉइंट बोरो करके पेपर में दे दिया जाए। ठीक है, तो मैंने आपके फ़ायदे के लिए या आपके टाइम कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट के लिए एक एनालिटिकल शीट बना दी है। जिन बच्चों ने मेरे बाकी के सेशंस देखे हैं, मुझसे क्लासेस करी, वो जानते हैं एनालिटिकल शीट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली इस आरटीपी में जैसे 17 क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट पूछी गई है, उसमें क्या स्पेशल पॉइंट था और वाकई में कोई स्पेशल पॉइंट है या नहीं है। अगर वो कोई रेगुलर सा क्वेश्चन है तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। वो पूरी टेबल मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रख दी और उसी टेबल के बेसिस पर हमारा ये सेशन रहने वाला है। वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखकर क्वेश्चन को रीड कर कर सीधे हम हिट करने वाले वो टारगेट पॉइंट जिसको आपको समझने की ज़रूरत पेपर से पहले है। ठीक है जी, चलिए तो बिना टाइम ज़ाया किए फटाफट शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह दोस्तों आरटीपी सितंबर 2025 की एनालिटिकल शीट, ये एनालिटिकल शीट का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे देने वाला हूँ। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना @लर्न विद प्रणव। इसमें आप लोगों को इस आरटीपी की एनालिटिकल शीट भी मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि केस सिनेरियो एमसीक्यू आया था। 5 रिक्वायरमेंट्स थी उसके अंदर और यस इसमें कुछ न्यू पैटर्न भी है। कभी कभी ना क्वेश्चंस के अंदर कुछ एम्बिग्विटी भी रहती है। आरटीपीज एमटीपीज में कुछ एम्बिग्विटी भी रहती है और बच्चों को लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर कोई एम्बिग्विटी है तो मैं बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए लास्ट तक। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। तो जब भी हम केस सिनेरियो एमसीक्यू को पढ़ते हैं हम रिक्वायरमेंट में से पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है ताकि कम टाइम में मैं आपको सीधे जाकर चीज़ों को बता सकूँ, और जैसा मैंने बोला आप चाहो तो 1.5x में भी वीडियो को देख सकते हो। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू फिगर आउट द फॉलोइंग इन एक्चुअल। एक्चुअल आपको निकालना है, ठीक है। क्या? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है एक्चुअल। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं एक बार। एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एल्जो देखो, केस सिनेरियो एमसीक्यू में जनरली स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो ज़्यादा काम के होते नहीं, तो उनको फटाफट स्पीड में पढ़ लिया करो। बहुत ज़्यादा उनका रेलेवेंस जो है क्वेश्चन के कैलकुलेशंस के अंदर होता नहीं है। तो एल्जो टॉयज लिमिटेड एक एक्साइटिंग न्यू प्लेयर है टॉय मार्केटिंग इंडस्ट्री में, फाउंडेड विद अ पैशन फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी एंड ब्ला ब्ला। द कंपनी एम्स टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, अगेन ब्ला ब्ला। द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ कंप्रेहेंसिव एनालिसिस ऑफ द वेरियस कॉस्ट वेरियांसेस। अच्छा, हमको कुछ वेरियांसेस दिए पर्टिकुलर पीरियड के लिए, आउटलाइटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, तो आपको इस स्टैंडर्ड चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है और इसने बहुत सारे स्टैंडर्ड पहले से निकाल कर दे दिए। इसने प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल लोड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और फिक्स्ड लोड एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे वेरिएंस निकाल कर दे दिए। फिर हमको उसने बजटेड डेटा भी दिया है, द बजट फॉर द सेम पीरियड। सो द गिवन डेटा इज द बजटेड डेटा फॉर द पीरियड। तो ये देखिए सर, बजटेड डेटा हमारे पास गिवन है, जिसके अंदर आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको गिवन है, परचेज की क्वांटिटी गिवन है, यूसेज क्वांटिटी गिवन है, एक्चुअल सॉरी बजटेड मटेरियल कॉस्ट गिवन है, बजटेड लेबर आवर्स गिवन है, बजटेड लेबर कॉस्ट गिवन है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दिया और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट दिया। और फिर कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है। कह रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर इजियर कॉस्ट कंपैरिजन एंड रिपोर्टिंग। ओके, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड भी आपको दिया है और डायरेक्ट मटेरियल परचेज की क्वांटिटी 5000 kg दी है। और अब आपको ये एक्चुअल्स वाली चीजें निकालनी। अब थोड़ा सा अप्रोच समझते हैं क्वेश्चन का बेटा। हमारे पास स्टार्टिंग में सारे वेरिएंसेस गिवन है, उसके बाद क्या गिवन है, सारा बजटेड डेटा गिवन है, और अब आपको एक्चुअल्स पूछ रहा है। जनरली क्या होता है ओरिजिनल वे ऑफ क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड के अंदर बजटेड डेटा होता है, उससे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके वेरिएंसेस निकालते हैं। वेरिएंसेस दे रहा है, बजटेड डेटा दिया हुआ है, मतलब मुझे रिवर्स कैलकुलेशंस करके अब जो चीजें पूछ रहा है वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, अब आपको ना क्लिक होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला वेरिएंस कौन सा है सर, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है सर, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे निकालनी होगी। अच्छा, ये यूसेज वेरिएंस मेरे पास एडवर्स दिया हुआ है,
प्राइस की बात करूँ तो स्टैंडर्ड प्राइस दिया तो नहीं, पर मैं निकाल सकता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी गिवन नहीं, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। सर कैसे? देखो, अगर आपको इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत है 3750 7500 यूनिट्स के लिए, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट? सर एक्चुअल आउटपुट है 7750। ओ याद करो भाई, हमारे पास बजट होता है बजटेड आउटपुट पर हम डायरेक्टली उसकी वैल्यूज को एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं करते। हम एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से चीज़ों को अपडेट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज निकालते हैं और उसके बाद एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ कैलकुलेशन लिखा हुआ है। अगर 3750 केजी का मटेरियल आपको चाहिए 7500 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 7750 यूनिट्स बनाने के लिए इतना केजी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगा। जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बोला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जहाँ एक्चुअल क्वांटिटी तो मुझे निकालनी है। तो दूसरा कौन सा चीज़ आ गया? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकलेगा? देखो, आपको डायरेक्ट मेटल की कॉस्ट दी है, क्वांटिटी दी है, दोनों बजटेड लेवल पर गिवन है। मतलब आपको समझ में आ जाएगा ना कि अगर इतने केजी इतने रुपए का आना चाहिए था, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपने क्या सेट किया होगा, अकॉर्डिंगली आप स्टैंडर्ड प्राइस निकाल सकते हो इसको इससे डिवाइड करके। ये देखो 30 रुपीज़ पर केजी आ गया। अब क्या करोगे आप? अब आप मटेरियल यूसेज वेरियांस की इक्वेशन बना दो। यहाँ मैंने लिख दिया वेरियांस का कैलकुलेशन -3750, ये लिख दी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने ऊपर निकाली, फिर मैंने लिख दिया एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमको मिल जाएगा 4000 केजी। अब ये देखो, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे ये दोनों ऑप्शन। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब थोड़ी सी एम्बिग्विटी में आपको बताता हूँ क्वेश्चन के अंदर। जब तुमसे कोई बोले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे माइंड में क्या आता है? कंज्यूम्ड आता है ना, कि परचेस्ड आता है? सर कंज्यूम्ड आता है, पर भाई कंज्यूम्ड के हिसाब से निकालोगे ना, तो तुम क्या करोगे? कंज्यूम्ड निकालने के लिए तुमको 4000 केजी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लिया और एक्चुअल प्राइस चाहिए, तो तुमने प्राइस वेरिएंस से एक्चुअल प्राइस भी रिवर्स कैलकुलेट करके निकाला 25। और अब तुम कैलकुलेटर में करके देखो, 4000 केजी इंटू 25 आ रहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख, और 1 लाख तो दोनों ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहां पर उन्होंने, क्वेश्चन मेकर ने मिस्टेक तो करी है। अब हम क्या करें जुगाड़ भाई? फिर हमको क्लिक हुआ, हो सकता है उन्होंने क्या मिस्टेक करी हो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालते समय उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल दिया हो कंज्यूम्ड की जगह। तो परचेज क्वांटिटी में एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करके देखो, तो परचेज क्वांटिटी गिवन थी 5000 केजी, उसमें जब मैंने एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करके देखा 25, तो ये आ रहा है 125, और 125 ऑप्शन में दिया है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज पॉइंट बोल सकता हूँ या एम्बिग्विटी बोल सकता हूँ, क्वेश्चन के अंदर है। अब इसका ये मतलब नहीं कि कंज्यूम्ड नहीं होना चाहिए, बट अब एमसीक्यू है, तुम ही बताओ मुझे। या तो तुम छोड़ दो क्वेश्चन को, या तो 125 टिक कर दो। क्या रीजनेबल लग रहा है? सर यही टिक कर दो। सामने वाले ने अगर कोई मिस्टेक करी तो वो आइडेंटिफाई करते भी आनी चाहिए, ठीक है? बट कोई बात नहीं, पॉइंट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। लॉजिकली कंज्यूम्ड ही आना चाहिए, और लॉजिकली यहाँ 1 लाख रुपीज़ आना चाहिए, बट अभी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जो है आपके सामने मेरे पूरी सिचुएशन रख दी है। अब अगली बात मेरी ध्यान से सुनना ना। देखो मैंने 25 का एक्चुअल प्राइस लाया, कहाँ से लाया ये भी सोचने वाली बात है। प्राइस वेरिएंस गिवन है। प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 30 क्वेश्चन में हमने ये निकाला हुआ था, ये देखो यहाँ से। एक्चुअल प्राइस नहीं पता, कोई बात नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी वो हमको पता है 5000 केजी, वो हमने ले लिया और यहाँ पर 25,000 आ गया। उस तरीके से आपका ये प्राइस वेरिएंस कंप्लीट, मतलब एक्चुअल प्राइस कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है? अब सर यहाँ पर भी मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपने एक्चुअल क्वांटिटी बोलते हैं परचेस्ड वाला लिया है, कंज्यूम्ड वाला भी तो ले सकते थे। अगर मैं वो कंज्यूम्ड वाला लेता तो 25,000 अपॉन 4,000 और उसको 30 से सब्ट्रैक्ट कर देता तो 23.75 आता ये। तो और आंसर मेरा कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता। मतलब देख रहे हो आप, उन्होंने दो जगह पर, एक तो जब उन्होंने प्राइस वेरिएंस ऊपर दिया है ना, वो प्राइस वेरिएंस भी उन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड पर निकाला है, और दूसरी बात जब उन्होंने यहाँ मटेरियल कॉस्ट निकाली है वो भी परचेस्ड पर निकाली है। जबकि ऐसा हमेशा ट्रू ऐसा नहीं है, बट अब एमसीक्यू के डेटा के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। फिर हम चलते डायरेक्ट लेबर आर्स हमको निकालना था, एक्चुअल लेबर आर। अब सोचते हैं एक्चुअल लेबर आर कौन से फॉर्मूले में आता है? सर स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर कैसे निकालोगे? अगर इतने आर्स की रिक्वायरमेंट है इतनी यूनिट बनाने में, तो बताइए 7750 यूनिट्स बनाने में कितने आर्स की रिक्वायरमेंट रही होगी, हमने स्टैंडर्ड आर निकाल दिया। स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालेंगे? ये रही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये रहे स्टैंडर्ड लेबर आर, ये आ गया सर हमारा स्टैंडर्ड रेट 20 रुपीज़ पर आवर। बस उसको इक्वेशन में पुट कर दिया आपने।
वेरिएंस तो आपको गिवन ही है पिछले पेज में, आपने रिवर्स कैलकुलेशन करके 6000। तो लेबर कॉस्ट में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकालनी थी तो हमने एक्चुअल आवर्स तो निकाल ही दिए थे, अब एक्चुअल रेट और निकाल देंगे प्राइस वेरिएंस से। सर प्राइस वेरिएंस, अरे रेट वेरिएंस भाई, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो इससे एक्चुअल रेट आ गया। अब एक्चुअल रेट और एक्चुअल आर पता है तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट निकल सकती है, निकल गई। बाकी का कुछ खास नहीं भाई। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट मतलब अगेन एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। अब ये कैसे निकालोगे, आपको वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया है जिसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, और एक्चुअल रेट और एक्चुअल आर को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड निकाल सकते हैं। तो पहले हमने इस इक्वेशन से एक्चुअल रेट निकाल दी, फिर उस एक्चुअल रेट को हमने जो 6000 एक्चुअल आर हमारा है उससे मल्टीप्लाई करके वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट निकाल दिया। फिर अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की, तो फिक्स्ड ओवरहेड में हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया जो कि सबसे ईजी वेरिएंस होता है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया ना, जिसका फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बस उस वेरिएंस को उठाया और उसमें बजटेड को पुट कर दिया तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास ये 50,000 आ गया। तो अब भाई कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि ये चैप्टर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ये सारी एक्चुअल डेटा हमसे पूछा हुआ था, ठीक है सर। क्वेश्चन में पैटर्न न्यू था। क्या न्यू पैटर्न था सर, कि इस तरीके से इतने सारे वेरिएंस दिए हुए हैं, बजटेड डेटा दिया और आपको एक्चुअल्स निकालना है इतना सारा, ये अपने आप में नया पैटर्न है क्वेश्चन का, पहले देखने को नहीं मिला है। दूसरा एम्बिग्विटी, कंफ्यूजिंग पॉइंट कहाँ है, तो सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो उन लोगों ने पार्ट 1 में निकाली है वो एक्चुअली टोटल परचेज वैल्यू निकाल दी जो कि लॉजिकली कंज्यूम्ड निकलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा विच सीम्स स्ट्रेंज, वो बात सही नहीं लग रही है, बट ऑप्शन में भी नहीं है ना हमारे पास। अगर ऑप्शन में कंज्यूम्ड के हिसाब से जो परचेज कॉस्ट आती तो फिर ठीक था, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को करता हूँ बेटा जी डन, ये हमारा हो चुका है ओवर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है रेगुलर क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ रेगुलर क्वेश्चन मतलब आपने जो यूजुअल क्वेश्चंस किए हुए हैं वैसा ही क्वेश्चन है। मैं फिर भी आपको बता दूं चैप्टर 5 एबीसी का है, याद करो वो हम लोग जीएम परसेंटेज, ओएम परसेंटेज, कॉस्ट ड्राइवर रेट्स निकालते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन निकालते हैं, बिल्कुल यूजुअल सा स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन आया है। अगर आपने मेरे वन शॉट रिवीजन या क्लासेस करी होगी तो आपने जरूर इस वैरायटी का क्वेश्चन कवर कर लिया, इसलिए मुझे यहाँ पर करवाने की जरूरत नहीं है। अगेन अगर मैं बात करूं तुमसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो बाकी के दो नॉन केस एमसीक्यू थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये भी दोनों के दोनों रेगुलर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां पर लिखा हुआ इट्स अ न्यू क्वेश्चन पैटर्न, ईजी है लेकिन पैटर्न नया है। अब देखो ऐसा नहीं कि ईजी है तो मैं नहीं करवाऊंगा, अगर पैटर्न नया है तो मुझे तुमको आइडेंटिफाई करवाना है कि देखो ये पैटर्न भी बन सकता है क्वेश्चन का, अब भले वो ईजी हो या टफ हो, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में सर, सीधे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो दो नॉन केस वाले एमसीक्यू तो आपके इजी हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, यस। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन 5 में। आइए, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास इन अ कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस देयर आर 2 जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। हमारी कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस में 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ए एंड बी, ठीक है सर, ए एंड बी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। They are created simultaneously. Company operates in the manufacturing sector, focusing on producing good that requires multiple stage of production, often resulting in the creation of joint product that share common production cost up to, ठीक है भाई, ज्ञान दिया हुआ है, जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है उसका ज्ञान दे रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ से डेटा चालू हो रहा है। फॉर द लास्ट मंथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू द इन्वेंट्री एंड सेल्स। अच्छा क्या बोल रहा है, कह रहा है देखो भाई हमने इतनी यूनिट सेल करी प्रोडक्ट ए की, इतनी यूनिट सेल करी प्रोडक्ट बी की, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट हमको दिया है 20,90,000, ओके। द कॉस्ट वर अलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। लो भाई, तो फिजिकल यूनिट मेथड से आपको अपने जॉइंट कॉस्ट को दोनों प्रोडक्ट्स में बांटना है, ठीक है सर। दिस मेथड ऑफ अपॉर्शनिंग इंश्योर्स दैट ईच प्रोडक्ट इज फेयरली चार्ज फॉर द शेयर ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपेंस। कैलकुलेट द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट अपॉर्शन टू प्रोडक्ट ए फॉर द लास्ट मंथ। अब है तो बहुत ईजी मेथड, क्यों ईजी मेथड है सर, आपको फिजिकल यूनिट के बेसिस पर अपनी 20,90,000 की जॉइंट कॉस्ट को ए और बी में बांटना है, और आपको एमसीक्यू में ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ए को आपने कितना जॉइंट कॉस्ट बांटा है। तो मैंने बोला दोनों की फिजिकल यूनिट निकालता हूँ और रेशियो में बांट देता हूँ। पर कौन सी फिजिकल यूनिट सर, जिस फिजिकल यूनिट की यहाँ पर बात चल रही है दैट इज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ध्यान देने वाली बात है। और हमारे पास डायरेक्टली यूनिट प्रोड्यूस नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं, सेल्स में क्लोजिंग जोड़ो, ओपनिंग माइनस करो, ये प्रोडक्शन आ जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए एक बार। 1,14,000 ये मैंने सोल्ड यूनिट लिया,
इसमें 5700 क्लोजिंग ऐड किया, 1900 ओपनिंग माइनस किया, ये देखो 117800, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ए। सिमिलरली यहाँ पर 72,200। अब मैं इस रेशियो में मेरे 20,90,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ गया 12,95,800। ये देखो इस तरीके से। तो मुझे कैलकुलेशन अब बताने की जरूरत नहीं। आई होप टू द पॉइंट जो मुझे आपको बताना था वो पॉइंट कवर हो चुका है कि दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई टफ नहीं था, इजी ही था, बट इट्स अ न्यू वेराइटी की इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 के बाद अब मैं आता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे चैप्टर 14 मतलब मार्जिनल से आया हुआ है। प्रोजेक्टेड सेल्स निकालना, ये भी एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। स्पेशल लैंग्वेज है इस क्वेश्चन के अंदर। अगेन कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आज तक बाकी के क्वेश्चंस में नहीं देखी गई है। बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस क्वेश्चन को जरूर रीड करें, स्किप ना करें। ठीक है, तो आइए मैं चलता हूँ अब सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पर। आओ मेरे साथ रीड करो। A company's sales could decrease by 50% before it starts incurring the losses, and for every 1 rupee sale, it can contribute 40 paisa towards fixed cost and generating profit. For the current year, the company's fixed cost amounted to 5 लाख रुपए। सर क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि कंपनी की सेल अभी उतनी है कि जब उसकी सेल 50% से डिक्रीज हो जाएगी, आधी हो जाएगी, उसके बाद लॉस होना चालू होगा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि उसकी सेल ब्रेक इवन पॉइंट की डबल है? सर कैसे? देखो भाई, अगर 50 रुपए का ब्रेक इवन और अभी की सेल 100 है, तो जब 150 पहुंच जाएगा, 50% कम हो जाएगा, उसके बाद लॉसेस चालू होंगे। अच्छा, मतलब जितना ब्रेक इवन लेवल है उससे डबल की सेल है अभी। दूसरा, 1 रुपए की सेल में 40 पैसा तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट की तरफ जाता है। भाई फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट की तरफ जाता मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये 40% आपका पीवी रेशियो हो गया, और फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया हुआ है। अब सोचो एक बार, फिक्स्ड कॉस्ट को जब पीवी रेशियो से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, और वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो सेल है वो टोटल सेल का आधा है, क्योंकि टोटल सेल को जब 50% कम करते हैं तब ब्रेक इवन सेल को रीच करते हैं। तो क्या ब्रेक इवन सेल जो निकल जाएगी उसको डबल कर दूंगा तो मुझे टोटल प्रोजेक्टेड सेल पता चल जाएगी? यस, क्वेश्चन इज इजी। अगेन समझने वाली बात इंपॉर्टेंट थी। तो यहां मैंने 5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट ले लिया, यहां से 40% पीवी रेशियो ले लिया, 12.5 लाख हो गया ब्रेक इवन सेल। और यहां मैंने समझाया उस चीज को, लेवल फ्रॉम वेयर द लॉस स्टार्ट्स का मतलब है ब्रेक इवन लेवल, जो कि हमारे टोटल सेल से 50% कम है, आधा है। ठीक है सर, तो टोटल सेल्स हमारा हो गया 12.5 लाख का डबल, दैट इज 25 लाख रुपीज। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। वीडियो जम रहा हो तो लाइक जरूर करना भाई। और आई होप कि जिस ऑब्जेक्टिव से मैंने वीडियो को बनाया है कि कम से कम समय में टू द पॉइंट जाके आपको समराइज वे में चीज़ों को अलॉन्ग विद एनालिटिकल शीट प्रोवाइड करवा पाऊँ। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बट कुछ एक पॉइंट है इसके अंदर, जैसे कंसीडरेशन ऑफ यील्ड ऑफ मटेरियल इन कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमम स्टॉक के अंदर ROQ यूज़ करना है कि EOQ, उसको लेके कन्फ्यूजन है। तो वो जाके हम लोग थोड़ा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। तो देखिए, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एक्चुअली हम जब PYQ RTP सेशंस बैचेस के अंदर करते हैं ना, तो मैं मेरी रेगुलर बैच के अंदर कराता हूँ, बट स्टिल हो सकता है आपने वन शॉट ही किया हो फोकस बैच और PYQ RTP ना किया हो, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डील करवा देता हूँ। XYZ लिमिटेड इंगेज्ड है किसमें सर? दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए। इनका फिनिश गुड्स है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए इज मटेरियल बी, और मटेरियल बी में क्या कह रहा है? 2 किलो ऑफ मटेरियल बी लगेगा अगर आप प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाना चाहते हो। हाउएवर द यील्ड ऑफ ईच यूनिट ऑफ मटेरियल इज 80% ऑफ द इनपुट। इसका मतलब समझो तुम कि तुम जितना भी मटेरियल डालने वाले हो ना, वो उससे 80% ही आउटपुट निकलता है। इसलिए इस बात को दिमाग में रखते हुए और ज़्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना। मतलब 20% का लॉस माइंड में लेकर रखना। मतलब तुम्हें अगर 80 की जरूरत है, तुमको 100 लगेगा। 80 की जरूरत है तो तुमको 100 लगेगा, समझ रहे हो ना? वैसा। ठीक है। द डिटेल्स गवर्निंग द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स आर गिवन एज अंडर। प्रोजेक्टेड सेल्स हमको दिया हमारे प्रोडक्ट की, कि हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी है, प्रोजेक्टेड सेल है ना, बजटेड सेल कितनी है 10,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था वो दिया है। मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2630, और उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है। फिर ये हमारे पास रेट्स दिए हुए हैं, जिससे आई थिंक CCPUPA निकलेगा। परचेज प्राइस दिया है, परचेज पॉलिसी करंट वाली दी हुई है, EOQ वाली नहीं, करंट परचेज पॉलिसी। और मैक्सिमम यूसेज इज मोर देन मिनिमम यूसेज बाय 100 kg। लीड टाइम दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक,
प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ईओक्यू वर्सेस आरओक्यू, और अगर वॉल्यूम डिस्काउंट आपको 5% का मिलता है तो क्या आपको अपनी क्वार्टरली पॉलिसी को चेंज करके ईओक्यू अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात सर, क्योंकि हमें ये नहीं दिया है कि कितना मटेरियल एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो निकालेंगे कैसे। बजट चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि आपको अगर इतनी यूनिट सेल करनी है 10,000 यूनिट्स में से 948 यूनिट्स आप माइनस कर दो, क्योंकि ओपनिंग तो कुछ गिवन नहीं है, मतलब इतनी यूनिट्स आपको बनानी पड़ेंगी। सॉरी, क्लोजिंग गिवन नहीं है, इतनी यूनिट बेचनी, इतनी ऑलरेडी बनी रखी हुई है, तो इतनी यूनिट इस बार आपको और बनानी। दिस इज द प्रोड्यूस्ड यूनिट, 9052 इज द प्रोड्यूस्ड यूनिट। और एक प्रोड्यूस्ड यूनिट में अगर आपको 2 kg मटेरियल लगता है तो 9052 के लिए कितना लगेगा, 9052 इंटू 2, तो आपने कैलकुलेटर में कर दिया 9052 इंटू 2, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन सर 80% ही यील्ड है, जितना मटेरियल डालोगे पूरा का पूरा यूजेबल नहीं हो पाएगा, 20% शॉर्टेज या वेस्टेज हो जाएगा। तो अपॉन 80% करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है। जब इतने की रिक्वायरमेंट इनपुट करूंगा तब उसमें से लॉस माइनस होकर जो मटेरियल बचेगा उससे फिर आउटपुट बनेगा। इसलिए मुझे सर 22,630 kg की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया 2630, तो 22,630 में से 2630 हटा दो ओपनिंग, इतना मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है 2630, तो इस बार मुझे कितना परचेज करना है, 20,000 kg। अब देखो दो अलग अलग डेटा, ये है यूसेज रिक्वायरमेंट साल भर की, कि साल भर में कितना मटेरियल यूज होना है, और यह है परचेज रिक्वायरमेंट। मुझे बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप क्या देखते हो कि परचेज ऑर्डर की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कंज्यूम्ड वाली लेनी चाहिए, परचेज्ड वाली, परचेज्ड वाली, इसलिए 20,000 लेंगे। बस अब आ गया मैं यहाँ पर 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारे पास ये देखो 500 रुपये दिया हुआ है, और अपॉन कर दिया हमने सीसीपीयूपीए। सीसीपीयूपीए कैसे निकलता है, मटेरियल का जो भी परचेज प्राइस दिया उसमें आप कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज जो है 25% है, मल्टीप्लाई कर दो 12.5 25% मल्टीप्लाई कर 2000 kg ईओक्यू। मुझे और बताने की जरूरत नहीं इसके अंदर। अब कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी बताओ, सर ईओक्यू निकाल तो दिया, ओ नहीं भाई ध्यान से देखो, कह रहा है करंट परचेज पॉलिसी है क्वार्टरली, मतलब साल भर की पूरी रिक्वायरमेंट क्वार्टरली बुलवाता हूं, साल में 4 बार परचेस करता हूं। तो 20,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट है परचेस की, 4 बार खरीदते हो मतलब हर बार कितने केजी खरीदते हो, 5,000 kg। समझे, दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी। थर्ड, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है सर, मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन हो तो मिनिमम प्लस एवरेज इनटू एवरेज, पर क्वेश्चन में तो कहीं भी मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम तो मुझे 8 डेज यहां से समझ में आ रहा है, पर मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकालूं। सर कह रहा है मैक्सिमम कंजम्पशन इज 100 kg मोर देन मिनिमम। इससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 100 kg का गैप है ना, तो बीच में उनके होगा एवरेज, मतलब मिनिमम से 50 kg ज़्यादा एवरेज और एवरेज से 50 kg ज़्यादा मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम, एवरेज या मैक्सिमम में से कोई एक वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो अब मैं तुमको एक बात याद दिलाता हूँ, ये 22,630 क्या है सर, ये 22,630 kg साल भर में कंज्यूम करना है मुझे। क्वेश्चन में दिया है साल भर में कितने डेज हैं, कुछ डेज वेज दिए हुए हैं सर, कुछ डेज वेज तो नहीं दिए हुए, तो एवरेज कंजम्पशन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो सर कुछ नहीं दिया तो आप 365 डेज ले लो, तो जितना भी टोटल रिक्वायरमेंट है 22,630 का, उसको अगर आप 365 डेज से डिवाइड करते हो तो एक दिन में कितना कंजम्पशन होगा ये आपको पता चल जाएगा, एंड दैट इज कमिंग टू 62 kg। अब ये 62 kg हो गया एवरेज कंजम्पशन, ये 62 kg हो गया एवरेज कंजम्पशन, इसमें 50 kg जोड़ दो, 50 kg माइनस कर दो, तो मैक्सिमम और मिनिमम पता चल जाएगा। मुझे अभी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने 62 में 50 जोड़ दिया तो 112 kg मैक्सिमम आ गया। अब इस मैक्सिमम कंजम्पशन को मैक्सिमम लीड टाइम 8 डेज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये लो सर, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम 896 kg रीऑर्डर लेवल, कम से कम टाइम में करना है ना भाई, इसलिए इस अप्रोच से कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैक्सिमम स्टॉक निकालना। अब मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला याद करो क्या होता है सर, मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला होता है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, यही होता है ना। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर टाइम, मिनिमम लीड टाइम। तो ROL तो अपने पास आ गया 896। अब ROQ क्या है सर, ROQ भी आ गया 5,000। आइडियली तो अभी परचेस पॉलिसी वही है ना कि मैं 5,000 kg परचेस कर रहा हूँ, तो फिर तो मुझे 5,000 ही लेना चाहिए ना, 2,000 क्यों लेना चाहिए। तो आई शुड लॉजिकली टेक रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लीड टाइम 4 दिन का, और मिनिमम कंजम्पशन हमारा हो जाएगा, एवरेज में 50 कम कर देता हूँ,
तो एवरेज में 50 कम कर दिया तो 12 kg हो गया, 62 माइनस 50। मैंने उस हिसाब से मैक्सिमम स्टॉक निकाल दिया। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, स्टडी मैट में या मैं बोलूँ आरटीपी के सॉल्यूशन में उन्होंने ईओक्यू को यूज करके भी मैक्सिमम स्टॉक निकाला है, आरओक्यू को यूज करके भी निकाला है, और दोनों को सही बोला है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मतलब सजेस्टेड आंसर में भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सजेस्टेड आंसर में दोनों दिया होगा। मतलब अगर किसी ने आरओएल प्लस आरओक्यू में आरओक्यू की जगह 2000 ले लिया है इंस्टेड ऑफ 5000, तो भी उसका आंसर सही है। इसलिए आप देखोगे इसकी आंसर शीट में कौन सा क्वेश्चन है ये, 7 में। इसका सीधे आंसर की खोल देता हूँ आपको वो बताने के लिए कि भाई दोनों तरीकों से किया हुआ है, सो दैट यू विल बेटर बी रिलीव्ड कि हाँ सर दोनों चलेगा। ये देखो, एक बार उन्होंने आर ओ एल प्लस ई ओ क्यू माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम किया है, एक बार आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू इंटू मिनिमम। मेरे हिसाब से आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू होना चाहिए, बट दोनों ही आंसर सही है। 2848 भी सही है और 5848 भी सही है, तो दोनों ही आंसर हमने भी यहाँ पर निकाले हुए हैं। बट मेरे हिसाब से 5848 वाला ज़्यादा लॉजिकल है कि आई शुड टेक आर ओ क्यू रादर देन ई ओ क्यू, क्योंकि अभी डिसाइड थोड़ी किया है कि मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अडॉप्ट कर रहा हूँ कि नहीं। अभी तो मैं रीऑर्डर क्वांटिटी जो मेरी है एग्जिस्टिंग वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मिनिमम स्टॉक में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आर ओ एल में एवरेज इंटू एवरेज माइनस कर देंगे तो मिनिमम स्टॉक आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी आप बहुत बार कर चुके हो। ई ओ क्यू के लेवल पर जब हम लोग निकालते हैं ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट, और आर ओ क्यू के लेवल पर निकालते हैं तो कितना फ़ायदा हो रहा है ई ओ क्यू की वजह से। पर ये तो उस बेसिस पर है जब कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। फिर डिस्काउंट ऑफर वाले क्वेश्चन भी देखे कि मान लो सामने वाला बोलता है कि भाई अरे कहाँ आप इतना इतना सारा ऑर्डर कर रहे हो, 2-2 हज़ार के जी, एक बार में 5,000 के जी ऑर्डर करो, हम आपको परचेज प्राइस में 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसे केस में मुझे वापस से ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी एज पर द डिस्काउंट ऑफर, और उसके हिसाब से अगर मेरी कॉस्ट कम हो रही होगी, जैसे ई ओ क्यू के लेवल पर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 4,10,000, ये परचेज कॉस्ट है, ये आपका क्या कहते हैं ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल है 10,000, तो 410 आ रही थी। पर डिस्काउंट मिल जाने की वजह से वो टोटल कॉस्ट कम हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, येस आई विल एक्सेप्ट द ऑफर। अब ये कोई नई बातें नहीं है जो मैं आपको बताऊं, जो नई बातें थी वो मैंने डिस्कस कर ली। क्या सर, फिर से एक बार सर बता दीजिए क्या नई बातें आपने बता दी। कंसिडरेशन ऑफ यील्ड ऑफ मटेरियल, कि जब मैं वो मटेरियल रिक्वायरमेंट निकाल रहा था तो वो 80% मैंने डिवाइड किया था ना, वो यील्ड वाला पॉइंट अगर कभी क्वेश्चन में हो तो आपको भूलना नहीं है कि आप अकॉर्डिंगली ग्रॉस मटेरियल रिक्वायरमेंट निकालोगे। दूसरा, उसी बेसिस पर एनुअल रिक्वायरमेंट निकाला था जिसके अंदर बजट कॉन्सेप्ट का यूज हुआ कि सेल्स बजट में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके प्रोडक्शन बजट निकला, उसको मटेरियल से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट मिली। उसमें भी मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक रखा था तो उसको हटा के फिर परचेज रिक्वायरमेंट मिली। और मैक्सिमम स्टॉक दोनों तरीके से निकला है, आरओक्यू से भी और ईओक्यू से भी, ये भी इसके अंदर अच्छा पॉइंट था। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम लोग बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन एट आपका चैप्टर 3 मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट से आया हुआ है। वीकली अर्निंग्स पूछ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ आवर्स वर्कड एटसेट्रा पूछ रहा है, और इसके अंदर भी न्यू पॉइंट्स हैं। बिकॉज इसके अंदर भी कुछ न्यू पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली हमको जाके उस क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। आइए रीड करते हैं, दिया हुआ है। सो बिफोर वी रीड दिस क्वेश्चन मैं एक बार पानी पी लेता हूँ एंड देन विल रीड दिस क्वेश्चन। The existing incentive system of the Sakshi Limited is as under: normal working week, 5 days of 8 hours each plus 3 late shift of 3 hours each। कह रहा है 8 घंटे 5 दिन काम होता है और 3 लेट शिफ्ट भी होती है, मतलब ओवर टाइम होता है 3-3 घंटे का। ये नॉर्मल वर्किंग है। अच्छा, मतलब बहुत ओवर टाइम करना पड़ता है इनके यहाँ, ठीक है। रेट ऑफ पेमेंट कह रहे हैं नॉर्मल डे में काम कराते हैं तो 160 पर आवर से पेमेंट करते हैं, लेकिन लेट शिफ्ट में काम कराते हैं ना तो 225 पर आवर से पेमेंट करते हैं। नाउ एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर्स इज इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट इज 240 आर्टिकल। मतलब कह रहा है कि ये देखो ना, 8 5 जब 40, 3 3 जा 9, जब 49 आवर्स का हफ्ते भर में काम होता है, ठीक है, जिसमें हमने 3 लेफ्ट शिफ्ट भी मिला ली, तो उस 49 आवर्स में एक ऑपरेटर 49 आवर्स का काम करके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता है, 240। एक जनरल आउटपुट हमको समझ में आ गया एक हफ्ते भर में कितना बन रहा है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट एंड एलिमिनेट द ओवर टाइम, लेट शिफ्ट मतलब ओवर टाइम ही तो है, तभी तो हायर रेट है, देखो आप। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दैट लेट शिफ्ट या ओवर टाइम एंड इंक्रीज द आउटपुट, हम लोग सोच रहे हैं कि यार हम पेमेंट बाय रिजल्ट, पेमेंट बाय रिजल्ट का मतलब है कि इंसेंटिव सिस्टम लगा देते हैं, या तो पीस रेट वाला लगा देते हैं या तो फिर कोई और तरीके से। बट अब सामने वालों को ये बेसिस पर पेमेंट करेंगे कि भाई तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस बेसिस पर। अभी तक टाइम रेट सिस्टम में क्या हो रहा था, इतने घंटे काम किया पैसा लो बात खत्म।
अब तेज काम कर रहा हो स्लो काम कर रहा हो उसका कोई लेना देना नहीं था, पर बाय रिजल्ट बोल रहा मतलब क्या, मतलब रिजल्ट बेस्ड पेमेंट होगा, मतलब इंसेंटिव बेस्ड कि अच्छा काम करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, लाइक दिस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। टाइम रेट है वही रखेंगे, बोले टाइम रेट 160 का ही रखेंगे। बेसिक टाइम अलाउ करेंगे 15 आर्टिकल बनाने के लिए 2.5 घंटे, 15 आर्टिकल बनाने के लिए 2.5 घंटे रखेंगे, ये हमारा डेटा काम आएगा स्टैंडर्ड आर निकालने में। पीस वर्क रेट आपको लेना है एड 20% टू द बेसिक पीस रेट। आपको पता है स्टैंडर्ड आर्ट्स के बेसिस पर हम पीस रेट निकालते हैं, कुछ नहीं लिखा होता क्वेश्चन में तो उसी को पीस रेट ले लेते हैं, पर कह रहा है जो पीस रेट आपकी बेसिक पीस रेट आएगी ना उसमें 20% और ऐड कर देना, उसको आप पीस रेट मानना, तभी तो एम्प्लॉय थोड़ा मोटिवेटेड ज़्यादा फील करेगा। तो मैंने बोला देखो भाई ध्यान से समझो, अगर 160 रुपये आप 1 घंटे का पे करते हो और 2.5 घंटे में कितना पे करोगे आप 160 के रेट से, 2.5 आर इंटू 160, सर ये आ रहा 400 रुपीज़, और 400 रुपीज़ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 15 आर्टिकल बन जाने चाहिए अपॉन 15, तो 26.6666 ये मेरा पीस रेट आ रहा बेसिक वाला, पर वो कह रहा है उसको 20% से रेज करके पीस रेट निकालेंगे, तो 32 रुपीज़ आ रहा है। अच्छा, तो ये एक नया पॉइंट था कि डायरेक्टली बेसिक पीस रेट नहीं लेना है, पीस रेट को भी थोड़ा प्रीमियम फॉर्म में लेना है, कि जो स्टैंडर्ड टाइम से तुम्हारा पीस रेट आ रहा है उसका 20% बढ़ा के पीस रेट सेट करना है। पीस रेट सेट करने का डेटा दे दिया। फिर कह रहा है जो प्रीमियम बोनस इंसेंटिव्स होंगे उसके लिए आप 50% टू द टाइम बढ़ा दो। इसका मीनिंग थोड़ा समझना मुश्किल था, पर वो क्या कहना चाहता है मैं तुमको बताता हूं। कह रहा है देखो जो स्टैंडर्ड टाइम इस डेटा के हिसाब से आ रहा है ना, हाँ उस स्टैंडर्ड टाइम में 50% और बढ़ा दो, उसको स्टैंडर्ड आर मारो। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं स्टैंडर्ड आर बढ़ा दूंगा तो टाइम सेव्ड ज़्यादा मिलेगा ना, इंसेंटिव मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड करने के लिए है कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टाइम आता है उससे 50% ज़्यादा वाला स्टैंडर्ड टाइम लेंगे आपके लिए, चलो तो डेफिनेटली आपको बोनस मिलेगा। तो लोगों में प्रोडक्टिविटी का एक रहेगा कि चलो यार मैं थोड़ा काम करता हूँ, कुछ तो बोनस मिलेगा, थोड़ा तेज काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिलेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट वीक 270 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 40 आवर वीक। 40 घंटे काम हुआ है पिछले हफ्ते में और 270 आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ। अब 40 घंटे क्यों काम हुआ, आप सब तेज काम करने लगे होंगे। भाई आप इंसेंटिव सिस्टम क्यों लाए थे, आप इंसेंटिव सिस्टम इसलिए लाए थे ताकि ओवर टाइम बंद हो जाए, तो बंद तो हो गया ओवर टाइम, ये देखो 8 घंटे 5 दिन 40 घंटे का काम हुआ पिछले हफ्ते में। पर ध्यान रहे ऐसा तब होगा जब टाइम रेट सिस्टम नहीं, जब इंसेंटिव या पीस रेट सिस्टम आ रहा है, तो टाइम रेट सिस्टम में तो 49 आवर्स ही लगेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द वीकली अर्निंग फॉर वन ऑपरेटर अंडर द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग टाइम रेट। अगर मान लो कोई इंसेंटिव सिस्टम नहीं आता तो एक एम्प्लॉय एक हफ्ते काम करके कितनी अर्निंग कमा के जा रहा है इस कंपनी से, इस फैक्ट्री से, पीस पीस रेट के हिसाब से कितनी अर्निंग है, रोवन के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से। इस टाइप के पैटर्न देखे आपने, बट क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ऑफ दीज एंड दीज पॉइंट्स। अब देखो स्टैंडर्ड आर का कैलकुलेशन तो बहुत जबरदस्त है। मुझे बताओ अगर 2.5 घंटे लगने चाहिए 15 यूनिट के लिए, तो 270 यूनिट्स के लिए कितने लगने चाहिए, तो आप सिंपली बोलोगे सर 2.5 अपॉन 15 यूनिट इंटू 270 यूनिट, यही बोलोगे ना। आइडियली तो ऐसे निकालेंगे ना स्टैंडर्ड आर, लेकिन कह रहा है नहीं इसमें 50% और जोड़ दो, उसको 150% कर दो, इतना स्टैंडर्ड टाइम आपने लेना है। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 15 आर्टिकल इंटू 270 आर्टिकल प्लस प्लस 50%, तो सर ये तो 67.5 आ रहा है स्टैंडर्ड आ रहा है। हाँ थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा कोई कंपनी क्यों करेगी कि जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउ रखा है और उसके बाद बोनस देते समय उसमें 50% और ऐड कर दो, होगा कुछ रीज़न भाई। तो हमने तो अपने स्टैंडर्ड आर जो है 45 की जगह 150% करके 67.5 लिया, और एक्चुअल आर वर्किंग हुआ है 40, तो इसका मतलब 27.5 आवर्स का टाइम सेविंग हो गया। बढ़िया है, पीस रेट तो हमने यही निकाल दी थी। तो अब क्या है भाई, डेटा सारा रेडी है, आपको एक एक मेथड में कैलकुलेशन करने हैं। तो जब एग्जिस्टिंग टाइम रेट चल रहा है तब तो सब भूल जाओ सर, तब तो 40 घंटे का 160 भी देना पड़ेगा, और जो 9 घंटे का लेट शिफ्ट होगा उसका 225 के रेट से भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो हमने कर दिया। ये ध्यान रहे ये वाला केस तब का है जब जब कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया है। ठीक है, अब पीस वर्क, ऑब्वियसली जब पीस रेट सिस्टम होता है तो एफिशिएंसी का पूरा फायदा एम्प्लॉय को मिलता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी वाला सिचुएशन लेना है कि हाँ 270 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो एक यूनिट बनाने में 32 दोगे तो 270 यूनिट्स बनाने में कितना दोगे, 8640। फिर रोवन सिस्टम, रोवन सिस्टम में क्या करते हैं सर हम लोग, रोवन सिस्टम में हम करते हैं टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड आर इंटू एक्चुअल आर। तो ये रहा टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड आर इंटू एक्चुअल आर इंटू टाइम रेट, ये बोनस हो गया, बेसिक वेजेस हो गया, ये आ गया रोवन सिस्टम।
फिर हेल्थ से प्रीमियम, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट 50%, और अगेन वो बेसिक, तो ये आ गया हमारा हेल्थ से के हिसाब से टोटल वीकली अर्निंग। ठीक है, इस तरीके से पार्ट 1 खत्म होता है। पर मैं जो आपको बताना चाहता था, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, कि जब आप यहाँ स्टैंडर्ड आर निकाल रहे हो तो 50% आपको बोनस पर्पस के लिए और लेना है स्टैंडर्ड आर के अंदर। थोड़ी अजीब बात थी, बट क्वेश्चन में दिया था तो करना पड़ा। पीस रेट का कैलकुलेशन भी बहुत प्यारा था, जो बेसिक पीस रेट आ रही है उसमें भी आपको 20% बढ़ा के लेना है। और ध्यान रहे, जब आप टाइम रेट वाला ऑप्शन, मतलब पार्ट 1 जब सॉल्व कर रहे थे ना, जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम था, कोई इंसेंटिव नहीं था, तो नया वाला केस मत ले लेना, तब आपको पुराना वाला ही केस लेना है, 40 आवर्स नॉर्मल रेट से और 9 आवर्स ओवर टाइम लो। भाई खुद सोचो ना, कोई इंसेंटिव सिस्टम नहीं लाओगे तो फिर ओवर टाइम भी करवाना ही पड़ेगा 9 घंटे का, उस हिसाब से वो केस को, तभी तो कंपेरेबल बनेंगे केसेस। ठीक है, चलिए भाई, इसके साथ हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन 8। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये दिया हुआ है, चैप्टर 4, मतलब कौन सा चैप्टर कहला हुआ है आपका, ओवरहेड से आया हुआ है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, रीअपॉर्शनमेंट भी करना है, एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना है, और ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब हुआ वो भी निकालना है। ठीक है भाई। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, मतलब वो ये कि कई बार ओवरहेड्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें हमको समझ नहीं आता कि कौन से आइटम में किस चीज़ को बेसिस बनाया एब्जॉर्प्शन का, किस चीज़ को बेसिस बना अपॉर्शनमेंट का। तो उसके कुछ आइटम यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और कुछ आइटम ऐसे भी दिए हैं जिनको इग्नोर करना है। तो आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधे क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन ही जाकर डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। दिया है, ऐसे लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, M1 M2 A1, एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर इंजीनियरिंग। भाई ध्यान देना डेटा पर, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बराबर है, और 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट है टोटल। और फिर आपको कह रहा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, अच्छा ये बीच वाला जो डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ M1 और M2 को ही सर्विस देता है। ठीक है, द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट भी बता दिए, और कह रहा है जब आप प्रोडक्ट एक्स बनाने जाते हो, ओके, तो प्रोडक्ट एक्स बनाते समय तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से जो मशीन या M1 डिपार्टमेंट और M2 डिपार्टमेंट है उसके कितने कितने आवर्स यूज़ होते हैं, और A1 डिपार्टमेंट के कितने लेबर आवर्स यूज़ होते हैं। तो इससे समझ में भी आ रहा है कि ये दोनों मशीन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, और ये वाला लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, और किस में कितना कितना प्रोडक्ट बनाने में आवर्स यूज़ हो रहा है वो भी दिया हुआ है। नाउ एनुअल बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट, हमारे पास ओवरहेड्स कॉस्ट बजटेड दिए, इसमें इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट मटेरियल, कंज्यूमेबल सप्लाईज मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, और इनडायरेक्ट वेजेस तो इनडायरेक्ट वेजेस ही है। तो हमको बता दिया डिपार्टमेंट वाइज, 6 डिपार्टमेंट थे, ये वाली कॉस्ट 6 के 6 डिपार्टमेंट में कितनी लगी, ये वाली कॉस्ट 6 के 6 डिपार्टमेंट में। मुझे बताओ, जब कोई कॉस्ट ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज गिवन है तो वो क्या कहलाती है, व्हाट इट इज कॉल्ड, सर वो कहलाती है फिर अलोकेटेड कॉस्ट। फिर उसको कोई रेशियो में थोड़ी बांटना है, तो इनडायरेक्ट वेजेस अलोकेट करके दे दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल भी अलोकेट करके दे दिया। ठीक है, अब आते हैं कॉमन खर्चे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मैं आपको यहाँ बेसिस बता दूँ, देखो नीचे क्या क्या बेसिस दिए, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, एरिया, इफेक्टिव HP आवर्स, प्रोडक्शन लेबर आवर्स, कैपेसिटी मशीन आवर्स, और यहाँ पर आइटम दिए हुए हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन को किस बेसिस पर लोगे, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, सर इंश्योरेंस भी हमारी असेट की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो वो भी बुक वैल्यू, 6 के 6 डिपार्टमेंट में बांटना है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग में 64,800 दिया था, बिल्डिंग वर्ड दिया था, तो आइडियली या तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू गिवन हो, अगर नहीं गिवन है तो एरिया के बेसिस पर लेना चाहिए। बट यहाँ बोल रहा है टोटल बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर M1 इज 1/3 ऑफ द एनुअल प्रीमियम। कह रहा है ये 64,800 का जो 1/3 है ना, वो तो आपके M1 डिपार्टमेंट का ही है। तो बाकी बचा हुआ जो 2/3 बचेगा, वो 2/3 हम बाकी के 5 डिपार्टमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बांट देंगे। सर क्यों, बिल्डिंग है, बिल्डिंग, बिल्डिंग की कैपिटल वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं सर, बुक वैल्यू गिवन है सिर्फ मशीनरी की। तो और क्या बेटर हो सकता है बताओ, HPR लेना लॉजिकल होगा क्या, लेबर आर लेना, मशीन आर, सर एरिया लो ना, बिल्डिंग का जहां एरिया ज़्यादा है वहां इंश्योरेंस का खर्चा भी ज़्यादा ले लो, सिंपल। पावर की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट HPR दिया हुआ है सर। लाइटिंग, लाइटिंग में लाइट पॉइंट होता है जनरली, पर लाइट पॉइंट जब नहीं दिया हो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि क्वेश्चन में लाइट पॉइंट ना दिया हो तो आप एरिया यूज़ करो। वैसे तो लाइट पॉइंट गिवन होता तो उसी को यूज़ करता, बट लाइट पॉइंट गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, लाइट पॉइंट जैसा कोई बेसिस नहीं गिवन, तो एरिया कोई ले लिया। नाउ रेंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 253,500 रेंट दिया, तो सर रेंट तो एरिया के बेसिस पर बढ़ जाएगा, हाँ, लेकिन जो ब्रैकेट में दिया उसको रीड करो एक बार। द जनरल सर्विस डिपार्टमेंट, देखो 6 डिपार्टमेंट थे, 3 सर्विस डिपार्टमेंट थे, उसमें से एक सर्विस डिपार्टमेंट का नाम था जनरल सर्विस डिपार्टमेंट। इट इज लोकेटेड इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द कंपनी
It is valued at rupees 1,20,000 and it's charged into cost at notional value of 8%. This cost is additional to the rent shown above. कह रहा है जो आपको रेंट 253,500 दिया है ना, रेंटल प्रीमाइस में बाकी के 5 डिपार्टमेंट है, लेकिन जो हमारा जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है वो हमारी खुद की प्रीमाइस में। मतलब मुझे बताइए क्या रेंट का, ये वाले रेंट का कोई भी पोर्शन इस डिपार्टमेंट को जाना चाहिए क्या? अरे वो डिपार्टमेंट तो रेंटल प्रीमाइस में है नहीं, वो तो ओन्ड प्रीमाइस में। तो फिर इस रेंट का कोई भी पोर्शन इसको नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात। हाँ, इसका मतलब ये 253,500 बाकी के 5 डिपार्टमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? एरिया के रेशियो में। तो बाकी का पांचों का जो एरिया दिया वो पांचों का एरिया का रेशियो ले लो। ये अच्छा पॉइंट था, ठीक है। तो इसलिए पूरा पढ़ना भी जरूरी है। रही बात तुम्हारे ओन्ड प्रेमाइज, तो ओन्ड प्रेमाइज में कोई नोशनल कॉस्ट है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट। नाउ द वैल्यू ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर इन द सेम प्रपोर्शन एज शोन अबव फॉर द कंज्यूमेबल मटेरियल। कह रहा है देखो भाई, जो मटेरियल इशू की वैल्यू है, मटेरियल इशूड वैल्यू, वो 6 के 6 डिपार्टमेंट में उसी रेशियो में जिस रेशियो में इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब इस लाइन का क्या यूज है वो तो नहीं पता, बट ठीक है दिया हुआ है। अब आपको ये सारे डेटा तो मैंने बता दिए। अब ओवरहेड एनालिसिस शीट बनानी है जिसमें आपको बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट भी दिखाना है और सभी ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज बांटना है। एक एक करके मैंने डिस्कस तो कर ही दिया ऑलरेडी, तो अब मैं आपको सीधे इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। लेट्स कम डायरेक्टली टू द सॉल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी टेबल बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट वेजेस की। उसमें कुछ नहीं करना सर, क्योंकि अलोकेशन गिवन है। तो 6 के 6 डिपार्टमेंट में एज इट इज पिक कर लो। कंज्यूमेबल सप्लाई 6 के 6 डिपार्टमेंट में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। डेप्रीसिएशन कैपिटल वैल्यू बराबर है कैपिटल वैल्यू के रेशियो में। इंश्योरेंस ऑफ मशीन कैपिटल वैल्यू के रेशियो में। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग में क्वेश्चन ने बोला था 1/3 तो M1 को चला जाएगा। देखो इसका 1/3 तो हमने यहाँ डाल दिया 64,800/3, ये यहाँ डाल दिया। अब बाकी जो 2/3 बचा वो इस रेशियो में बाकी के 5 डिपार्टमेंट में बांट देंगे। अब ये किसका रेशियो है? एरिया का रेशियो। नाउ पावर, हॉर्स पावर इंटू आर, ये दोनों डिपार्टमेंट में हो गई नहीं कोई मशीन। लाइट, लाइट में लाइटिंग पॉइंट नहीं दिया था तो एरिया के बेसिस पर। रेंट, रेंट वैसे एरिया के बेसिस पर बांटा है, पर देखो यहां पर कोई रेंट नहीं बांटा। क्यों? क्योंकि भाई जनरल सर्विस डिपार्टमेंट तो ओन्ड प्रेमाइस पर ऑपरेट करता है, उसके लिए तो कोई रेंट दिया ही नहीं जा रहा ना। रेंट तो उसके लिए दिया जाएगा जो रेंटल प्रेमाइस पर होगा डिपार्टमेंट, इसलिए वहां 0 रख दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट अलोकेटिंग द सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इग्नोरिंग द अपॉर्चनमेंट ऑफ सर्विस टू प्रोडक्शन अमॉन्ग सर्विस। अच्छा बताओ कौन सी अप्रोच है ये? वो अप्रोच जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, अन्य सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटा जाता, वो अप्रोच कहलाती है डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सेकंड पॉइंट आपको यही बता रहा है कि डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन है। अब उसमें भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई कैसे बांटू। देखो भाई अब कैसे बांटेंगे? तो 3 डिपार्टमेंट है हमारे पास। स्टोर्स, स्टोर्स का नाम से ही मुझे लगता है कि सर इसको मुझे मटेरियल इशूड के रेशियो में बांटना चाहिए। और क्वेश्चन ने ऊपर बताया था कि इशू ऑफ मटेरियल की जो वैल्यू है ना वो उसी रेशियो में है जिस रेशियो में कंज्यूमेबल दिया हुआ है सारे डिपार्टमेंट में। लो भाई मुझे लॉजिक मिल गया। इसका मतलब मैं जब ये सर्विस डिपार्टमेंट जो स्टोर है ना, इसके खर्चे जब इन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांटूंगा, M1 M2 M1 M2 और A1 में, तो किस रेशियो पर बांटूंगा? कंज्यूमेबल्स की वैल्यू के रेशियो पर बांटूंगा। इंजीनियरिंग सर्विस, ये बेसिस यूज हुआ, ये बेसिस यूज हुआ, ये बेसिस यूज हुआ, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। क्या मैं मशीन आर को बेसिस नहीं बना सकता? किसके लिए? इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। मुझे बताओ इंजीनियरिंग सर्विस मशीन रिलेटेड ही कहलाया। तो जब आप इंजीनियरिंग सर्विस का खर्चा बांटोगे तो आप सिर्फ M1 और M2 में बांटोगे। और लॉजिकली सोच के देखो, A1 डिपार्टमेंट में तो पूरा मैनुअल काम होता है, सिर्फ M1 और M2 डिपार्टमेंट में मशीन आर दिए हुए थे, तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग का काम भी तो उन्हीं 2 डिपार्टमेंट में होगा, तो इसमें कुछ गलत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ गलत। जनरल सर्विस, अब एक ही बेसिस हमारे पास दिया है, लेबर आर जो बचा हुआ है। और जनरल सर्विस जब आपको सन्ड्री वंड्री एटसेट्रा दिया होता है तो हम किसको यूज़ करते हैं? या तो लेबर आर को या मशीन आर को। बट मशीन आर तो यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो ज़्यादा लॉजिकल है लेबर आर को यूज़ करना, क्योंकि जनरल वर्ड बोला, मशीन ओरिएंटेड तो बोला नहीं। तो यहाँ पर हमने जनरल सर्विस में लेबर आर को यूज़ कर दिया। देख लीजिए आप, स्टोर किस रेशियो में? कंज्यूमेबल वैल्यू में। सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांटा है, बाकी दूसरी सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ नहीं जाएगा। इंजीनियरिंग सर्विस सिर्फ ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन आर्ट्स के रेशियो में। जनरल सर्विस ये तीनों में लेबर आर्ट्स के रेशियो में। ये आपका टोटल ओवरहेड्स आ गया।
और ये निकालने के बाद अगला पार्ट आपसे कह रहा है सूटेबल एब्जॉर्प्शन रेट निकालिए। देखो सूटेबल वर्ड यूज कर रहा है, वो कह रहा है तुम दिमाग लगाओ कि कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सूटेबल बेसिस क्या होना चाहिए। अब मुझे सर ऊपर का डेटा देखकर क्लियरली समझ में आ रहा था, M1 में मशीन आर, M2 में मशीन आर और A1 में लेबर आर, तभी तो प्रोडक्ट बनाते समय आपको ये डेटा दिया हुआ है। तो ये हिंट है भाई इस पार्ट को सॉल्व करने की, सूटेबल वाले पार्ट को। तो बस मैंने वही किया, टोटल ओवरहेड्स ले लिए जो हमने सेकंड पार्ट में निकाले, और इसके टोटल मशीन आवर्स ले लिए, इसके टोटल मशीन आवर्स ले लिए और इसके टोटल लेबर आवर्स दे दिए। सर ये डेटा दिया है क्या मशीन आवर लेबर आवर का? दिया ना, ये देखो मशीन आवर, ये देखो लेबर आवर 3 लाख। और अंत में दिया हुआ है कि अब क्योंकि आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट आ गई है, तो क्या जो दो प्रोडक्ट आप एक्स और वाई बना रहे हो उसमें कितना कितना ओवरहेड चार्ज होगा बताओगे? मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये दो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, M1 का रेट मेरे पास आ चुका है, M2 का रेट आ चुका है, A1 का रेट आ चुका है। अब उस रेट में ये वाले आर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये लो भाई M1 M2 A1 ये रहे तीनों के रेट जो हम लोगों ने ऊपर निकाल दिए। अब रिस्पेक्टिव आर्स को रिस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट कितनी एलोकेट होगी निकाल दो, खत्म हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी। तो वापस से एक बार समरी देख लेते क्वेश्चन नंबर 9 की। हमारे पास ओवरहेड की शीट बनानी थी, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, मुझे लगता है पेपर में इतना बड़ा नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो इट शुड बी गिवन फॉर 12 मार्क्स कम से कम। तो रीअपॉर्शनमेंट स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, ये सब कुछ निकालना था। जैसा कि मैंने बोला बिल्डिंग का इंश्योरेंस एरिया के बेसिस पर, वो वाला 1/3 वाला छोड़कर, लाइट में कुछ बेसिस नहीं दिया था तो एरिया ले लिया। नो रेंट इन द सर्विस डिपार्टमेंट विच इज़ नॉट इन प्रीमाइस। अरे जनरल सर्विस डिपार्टमेंट जो है, जो खुद प्रीमाइस में नहीं है, वो ओन्ड प्रीमाइस पर काम कर रही है, रेंटल प्रीमाइस पर नहीं, तो उस पर रेंट क्यों बांटोगे? अच्छा पॉइंट था ये। इग्नोर नोशनल कॉस्ट, उसकी नोशनल कॉस्ट इग्नोर करी। इंजीनियरिंग सर्विस मशीन आर, जनरल सर्विस लेबर आर्स। तो इसके साथ भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस्ट शीट फॉर द ईयर। अब कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन में ना मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला क्वेश्चन, सिर्फ जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ। हमारे पास कॉस्ट शीट में दो आइटम दिए, एक दिया बेड डेट। बेड डेट फाइनेंशियल नेचर का होता है तो कॉस्ट शीट बनाते समय नहीं लिया जाता। दूसरा मटेरियल परचेज पर जीएसटी दिया है, लेकिन जीएसटी में ब्रैकेट में लिखा हुआ है आईटीसी अवेलेबल। तो क्या बताने की जरूरत है, आप जानते हो ना आईटीसी अवेलेबल, तो क्या मटेरियल कंज्यूम लेते समय इसको इंक्लूड करूँ? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। बाकी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन ईजी है, आप लोग कर सकते हो। फिर मैं आता हूं सर क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में भी ना कॉस्टिंग पीएनएल बनाना, फाइनेंशियल पीएनएल बनाना और रिकंसिलेशन करना है। ये भी बिल्कुल यूजुअल क्वेश्चन है, बट इसके अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर कैपिटल इन नेचर। मैं आपको वो पॉइंट भी दिखा देता हूं। बाकी पूरा का पूरा यूजुअल क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं ना वैसा ही है। देखो मैंने पूरा बनाया भी था, अकाउंट पीएनएल, कॉस्टिंग पीएनएल, सब कुछ सिंपल था। बस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है और क्या लिखा है, ये जो रेगुलर में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है वो नहीं है, तो ये पीएनएल में हिट होने वाला खर्चा नहीं है, ये ब्रांड बिल्डिंग का खर्चा है विच इज कैपिटल इन नेचर। और आप ही मुझे बताइए, कोई खर्चा कैपिटल इन नेचर होता है तो क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, चाहे वो अकाउंटिंग पीएनएल हो चाहे कॉस्टिंग पीएनएल? नहीं, दोनों में नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे। बस दैट वाज द ओनली स्पेशल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। 12th क्वेश्चन में तो मैंने लिखा हुआ है रेगुलर क्वेश्चन है भाई, तो रेगुलर क्वेश्चन है 12th वाला, तो वाई शुड बी वेस्ट अवर टाइम। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि May 24 PYQ में क्वेश्चन आया हुआ, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ क्योंकि मैंने ये PYQ RTP सेशंस में कराया हुआ है, क्लास के अंदर भी, और फोकस बैच जो यूट्यूब में वहाँ पर भी कराया हुआ है। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पहली बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना प्रोसेस अकाउंट्स में, एक प्रोसेस का पूरा आउटपुट अगली प्रोसेस में नहीं जाता, आउटपुट का एक पार्ट अगली प्रोसेस में जाता है और एक पार्ट जो है सीधे सोल्ड आउट हो जाता है क्योंकि शायद सेलेबल होगा। तो ऐसे केस में आप जब अपने प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेक्स्ट प्रोसेस का नाम डालोगे ना, एक और लाइन डालना बाय एफजी। मुझे बताओ आखिरी प्रोसेस जब फिनिश हो जाती है तो आप उसको एफजी में भेजते हो और एफजी से फिर वो पीएनएल में चला जाता है। अगर पहली ही प्रोसेस का कोई आइटम आपका सेलेबल है और आप बेच भी रहे हो तो फिर उसको वेयर हाउस में भेजोगे ना, पर वेयर हाउस में भेजना मतलब क्या, मतलब WIP से हटा के एफजी में भेजना। वैसे भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा है, WIP के बाद कहाँ जाता है आइटम, एफजी में जाता है, तो इसलिए एफजी। इसका आप सजेस्टेड आंसर देखो तो उन्होंने पीएनएल में डाला हुआ है, अल्टीमेटली एफजी भी पीएनएल में चला जाएगा, बट मेरा ये मानना है लॉजिकली कि पहले आप एफजी में दिखाओ फिर एफजी अकाउंट से सबको इकट्ठा करके पीएनएल में डालो, सीधे पीएनएल में डालना लॉजिकल नहीं है। ठीक है। और उस क्वेश्चन में ना दो आइटम दिए हुए हैं, ऐसा लिखा है मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट अलोकेबल टू प्रोसेस, तो कॉमन खर्चे हैं वो,
इट इज नॉट डायरेक्ट टू प्रोसेस, इट इज इनडायरेक्ट टू प्रोसेस, तो सीधे पीएनएल में ले लो, मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आपका देखा हुआ सवाल है। बस क्वेश्चन नंबर 14 का क्रक्स ये है कि क्वेश्चन 14 ने आपको ये नहीं बताया कि जॉइंट कॉस्ट का जो अपॉर्शनमेंट करोगे ना, मेथड कौन सी होगी। अब सुनो मेरी बात, जब कोई मेथड ना दियो ना, तो लोगों को क्या लगता है एनआरवी लगा दो, ऐसा नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने एक मेथड पढ़ी थी, सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, कि भाई पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर जिसकी जो सेल्स वैल्यू, ये सबसे बेस्ट मेथड है। पर उसमें एक लिमिटेशन थी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स कभी कभी पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर सेलेबल नहीं होते, इसलिए हम चले गए थे सेल्स वैल्यू फाइनल स्टेज वाली। पर वो मेथड में एक डिफेक्टिव था कि वो नॉन प्रपोर्शनेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता माइंड में, तो उसका इफेक्ट डबल चला जाता है उसके अंदर। तो फिर हमने एक ब्लेंडेड मेथड लेकर आए थे, एनआरवी, जो दोनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही थी। बट ओरिजिनली एनआरवी की जरूरत तब थी जब सारे प्रोडक्ट सेलेबल नहीं थे पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर। इस क्वेश्चन में आपको मेथड तो नहीं बोला, लेकिन हर एक प्रोडक्ट की पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर सेलिंग प्राइस गिवन है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भले मेथड नहीं मेंशन है, बट लॉजिकली सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली मेथड ही आपको यहाँ पर लगानी चाहिए। ठीक है जी। तो एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 14 को मैं एक बार रीड करवा देता हूँ। देयर इज समथिंग गुड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, तो उसको कर लेते हैं। और बाकी जो क्रक्स है वो तो मैंने आपको बताया कि मेथड नहीं गिवन है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछा है जो शायद कुछ लोगों ने ना देखी हो। प्रीवियस आरटीपीस पीवाईक्यूज में ये वैरायटी कवर्ड है, बस मेथड वाला पॉइंट यहाँ नया था। बट फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करा देता हूँ ये वाला, ठीक है। ठीक है जी, तो आइए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा, देखो भाई, कंपनी ने प्रोसेस किया है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट 1 में, जिससे 3 प्रोडक्ट निकलेंगे ए बी एक्स। कौन सी स्टेज पर? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। 180,000 केजी का मटेरियल प्रोसेस किया है डिपार्टमेंट 1 में, जिसकी टोटल कॉस्ट ये रही। और इन तीनों के कितने कितने केजी आउटपुट में निकले वो भी दिया हुआ है। कह रहा है ए और बी वर फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 2 एट अ कॉस्ट ऑफ दिस, तो ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई। एक्स वॉज फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 3 एट अ कॉस्ट ऑफ 1,08,000। तो ए बी और एक्स तीनों फर्दर प्रोसेस भी हो रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो वेस्ट इन फर्दर प्रोसेसिंग। डिटेल्स ऑफ सेल्स अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड इज गिवन। क्वांटिटी सोल्ड दिया हमारे पास तीनों का, और सेल्स वैल्यू भी गिवन है तीनों का, मतलब फाइनल वाली सेल्स वैल्यू है। इफ दीज प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है वो भी दिया हुआ है। देखा क्या सभी प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर सेलिंग प्राइस गिवन है? यस। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। देखो जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट बता दो, लेकिन मेथड क्या है हम नहीं बताएंगे, तुम खुद डिसाइड करो, मेथड नहीं बताई। प्रेजेंट ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली। कह रहा है आप क्या करो, तीनों ही प्रोडक्ट का ए बी और एक्स का कॉस्ट पर केजी कितना आ रहा है ये निकालो, लेकिन कॉस्ट पर केजी में जॉइंट कॉस्ट पर केजी अलग दिखाना, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी अलग दिखाना, और टोटल कॉस्ट पर केजी अलग दिखाना। बड़ी चीज़ नहीं कोई। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट, एंड स्टेट विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन कि क्या आपके प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं। जब मेरे पास दोनों सेलिंग प्राइस गिवन हो, पॉइंट ऑफ सेपरेशन वाली भी और फाइनल वाली भी, तो मैं ये इवेलुएट कर सकता हूँ ना कि मुझे फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए भी कि नहीं। तो वो भी करके दिखाओ क्वेश्चन के अंदर। इस बार क्या आरटीपी में ना भर भर के पॉइंट डाले हुए हैं, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन बनाए हुए, पर डरने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं बन सकते, थोड़ा रीजनेबल लेवल ही रहेगा। बट या कभी रहता भी है तो वी हैव टू गो स्मार्ट। आई होप आपको ये बात पता है, पेपर में आपको केस सिनेरियो अगर कोई लेंदी दिख रहा है तो लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि सुनो, पहले केस सिनेरियो की और बहुत टाइम लग गया तो बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन छूट जाएगा पूरा का पूरा। पर पहले प्रैक्टिकल कर लिया और आखिरी में 5 मिनट भी बचे ना, तो केस सिनेरियो में कम से कम जल्दी जल्दी करके कुछ ना कुछ एमसीक्यू तो टिक कर ही सकते हो, कम से कम अटेम्प्ट तो कर सकते हो। छूटेगा नहीं पूरा कुछ नहीं हो। अगर 1 मिनट भी बचा है तो सब में ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी टिक कर दोगे, एक आधा तो सही हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। लॉजिकल बात है भाई ये। तो देखो भाई, मैंने पूरा फ्लो बना दिया था इसका जल्दी समझने के लिए, कि मटेरियल लगाया 180 केजी का, जिसकी वैल्यू इतनी थी डिपार्टमेंट 1 में, ए बी और सी तीनों निकले, इतनी इतनी क्वांटिटी। फिर तीनों को फर्दर प्रोसेस किया इतने इतने रुपए में, और फाइनली जाके वो बिक गए जिनकी सेल्स वैल्यू गिवन है।
अब मैं आपको बताता हूं भाई, सुनो ध्यान से। जब हम लोग जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट करते हैं, चाहे एनआरवी निकालें चाहे फिजिकल यूनिट मेथड, हमेशा क्वांटिटी लेनी होती है प्रोड्यूस्ड यूनिट की। अगर आप सेल्स वैल्यू भी ले रहे हो तो सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड यूनिट ही लिया जाएगा, क्योंकि आप जॉइंट कॉस्ट जो बांट रहे हो ना वो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स की कॉस्ट है, इसलिए वहां पर बेस क्वांटिटी भी प्रोड्यूस होती है। मैंने कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर भी देखो 17, 5000 और 44 ये नहीं लूंगा मैं 18,000, 10,000 और 54 जो प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी थी वो लूंगा, और फिर पॉइंट ऑफ सेपरेशन की जो सेलिंग प्राइसेस है वो लूंगा। तो ये देखो सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन आ गया। ये हमारी जॉइंट कॉस्ट है 12,88,000 की, वो 12,88,000 की कॉस्ट इन तीनों के रेशियो में हम बांट देंगे। इस तरीके से हमारा जॉइंट कॉस्ट बढ़ गया। इसके बाद जॉइंट कॉस्ट बांटने के बाद अब आप देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तीनों का दिया, वो भी आपने बांट दिया, तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब आप क्या करो, इस 9 लाख को, सॉरी इस 630 को अगर 18,000 से डिवाइड करोगे तो आपको जॉइंट कॉस्ट पर केजी मिल जाएगा। अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को 18,000 से डिवाइड करोगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट को प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो टोटल कॉस्ट पर केजी मिल जाएगा। तो सबका कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी निकल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला ये वाले पार्ट में कोई दम नहीं है, पर ध्यान रखने वाली बात, ये तो इस क्वेश्चन की नई बात नहीं, हमेशा जेपीबीपी में ध्यान रखें, सोल्ड क्वांटिटी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है और पीएनएल निकालने के लिए दिया होता है। सोल्ड क्वांटिटी को बेसिस मत बनाना जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करते समय। थर्ड है प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट। अब जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो अब आप सेल्स वैल्यू लोगे, मतलब फाइनल वाली सेल्स वैल्यू ले लो, ये वाली सेल्स वैल्यू। हाँ तो सर अब कॉस्ट कौन सी लूँ मैं, क्या लगता है आपको, सीओपी लेना चाहिए सीओजीएस? अब आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो अब सीओपी नहीं सीओजीएस लोगे। तो क्या करेंगे सर, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आई है तीनों की, प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी की कॉस्ट है, इसमें से जैसे 18,000 में से 17,000 सोल्ड हुआ, 1,000 केजी जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसकी कॉस्ट माइनस करो, लेस क्लोजिंग स्टॉक। एक बात बताओ, ओपनिंग नहीं गिवन होता तो सीओपी से सीओजीएस में कैसे जाओगे? सीओपी प्लस ओपनिंग 0 लेस क्लोजिंग, सीओजीएस आ गया। तो तीनों का सीओजीएस निकालो ना, तभी तो पीएनएल बन पाएगा। दिखाओ मैं उसका सॉल्यूशन स्टेटमेंट। तो कहाँ है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ना, ये लो 11, 12, 13, 14। ये देखो कॉस्ट पर केजी तो तुम समझ गए, जॉइंट कॉस्ट को 18,000 डिवाइड किया, ये आ गया 35, फिर इसको 18,000 डिवाइड किया 10 और उन दोनों को जोड़ दिया तो 45। ठीक है, ये देखो सेल्स वैल्यू अब मैंने सोल्ड यूनिट की ले ली है। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऐड कर दूंगा। मतलब अब क्या है, तुमको लगेगा ये क्या कर दिया इन लोगों ने, एक्चुअली में कुछ नहीं भाई, जो सीओपी निकला है ना, या तो सीओपी में तुम इसको लेस कर दो या क्रेडिट साइड में ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक में दोनों में से एक ट्रीटमेंट होता है। तो बात एक ही है, पर मुझे ये वाला तरीका थोड़ा अजीब लगता है जो इन्होंने शो किया है। व्हाट वी विल बेसिकली डू इज, हम सेल्स वैल्यू लेंगे, ठीक है, और हमने जो फाइनल सबकी कॉस्ट निकाली हुई है, सबकी जो कॉस्ट निकाली है ना फाइनल, ये जेसी एफपीसी इसको मिला के जो टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है, हाँ सर, वो टोटल कॉस्ट हम सोल्ड यूनिट की लेंगे। उसके लिए सीओपी दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, या सीधे सोल्ड यूनिट में ये वाली कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये सेल्स वैल्यू गिवन है, मैं सीधे यहाँ सीओजीएस लिखता हूँ। देखो कैसे, सोल्ड यूनिट हमारे पास कितने कितने गिवन है, सोल्ड यूनिट मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ, 17,000, 5,000, 44,000। तो 17,000, 5,000, 44,000, और सब में मैं अगर ये कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ 45, 43 और 9, तो देखो सीधे सीओजीएस आता है कि नहीं। तो 17,000 इंटू 45 विच इज 765K, तो 1224 और 765 कितना आ रहा है 459। ये लो, कहाँ इतना बड़ा स्टेटमेंट बनाएंगे सर, ये सेल्स लिया ये सीओजीएस लिया, दोनों का डिफरेंस, ये आंसर आ गया 459। अगेन देखो आप 5,000 इंटू 43 कितना आ रहा है 2,15,000। आप देख लो भाई 2,50,000 और 2,15,000, 35,000 गैप आ गया। फिर 792 है तो 44,000 इंटू 9 विच इज 396,000। आप 792 में 3 वो माइनस करो, 396 आ जाएगा सीधे। तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, सेकंड पार्ट को आप थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है, थर्ड पार्ट को। और सर फिर हमें फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं, ये आपको आता है भाई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या देखेंगे सर, इंक्रीमेंटल प्राइस कितना हो रहा है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से कम है तो फिर फर्दर प्रोसेस करो, अगर ज़्यादा है तो फर्दर प्रोसेस मत करो। तो क्योंकि यहाँ पर यूनिट लेवल पर चीज़ें सेम है तो सीधे आप पर यूनिट लेवल पर भी
कंपेयर करके चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये देखो कि आपका प्राइस था 50 पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर और फाइनल प्राइस है 72, लेकिन 22 रुपीज़ की इंक्रीमेंटल सेलिंग प्राइस है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी कितनी है 10। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई यहाँ फ़ायदा हो रहा है, एक्स में भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बी में फ़ायदा नहीं हो रहा। बी में तो बनाने की कॉस्ट ज़्यादा है और प्राइस में जो इंक्रीज आ रहा है वो उतना है नहीं। तो बी में हम रिकमेंड करेंगे कि भाई फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ बी इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। अब ये कोई बात नहीं है जो आपको नहीं पता है, मतलब इट इज़ अ वेरी नोन पॉइंट कि हाउ टू इवेल्युएट कि फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने डन कर दिया क्वेश्चन नंबर 14 को। आई होप तुम समझ गए कि थर्ड पार्ट को शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो 15th सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट। वो जो हमारा पावर हाउस वाला है ना, आखिरी पार्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा नया पैटर्न है क्वेश्चन का। एक इफेक्टिव यूनिट का कैलकुलेशन भी अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुत सारा पावर कट होता है कंपनी में, ठीक है भाई, और वाटर सप्लाई भी अटक जाती है। इस वजह से अंजू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग खुद का ही पावर प्लांट बना लेते हैं। कब तक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर डिपेंड करेंगे? बोले खुद का। कैप्टिव मतलब होता है खुद का ही, कैप्टिव मतलब सेल्फ यूज के लिए खुद ही का पावर खुद ही बनाए, बाहर से बिजली लेनी नहीं, खुद ही अपनी बिजली खुद ही पैदा करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी दो मेजर यूनिट्स हैं। एक है यूनिट 1 जहाँ पर वो इंडस्ट्रियल मशीन बनाते हैं, यूनिट 2 जहाँ पर वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाते हैं। जहाँ इंडस्ट्रियल मशीन बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पावर लगता है और दूसरे में मॉडरेट पावर लगता है। फैक्ट्री का ऑपरेशन कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है एंड सो ऑन। ये ज्ञान 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 ब्ला 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 ऑन एनालाइजिंग द रिस्क एंड एटसेट्रा दिस 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 दिस। हाँ, अब हमको दिया हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ। क्या दिया है सर हमारे पास? अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो हमारे पास सर अलग अलग कॉस्ट दी हुई है, और आप देखोगे 1800 टन 230 पर टन कोयला यूज़ हुआ। फ्रेट एंड हैंडलिंग चार्जेस 7% ऑफ द कोल, तो इसी का 7% निकाल दिया। ऑयल 15 टन इस रेट पर, ऑयल की कॉस्ट। वाटर भी खरीदना पड़ता है, 80,000 इंटू 0.07, ये आ गया। स्टीम बॉयलर की कॉस्ट जो है तुम्हारी, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख। स्टीम बॉयलर एक एसेट है, तो आपने कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके 1 साल का निकाल दिया, और बाकी सारी चीज़ें ड्यूरिंग द मंथ है ना, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 12 कर दो। फिर इतने इतने वर्कर तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो महीने भर में उनका कितना टोटल सैलरी आ रहा है वो वर्किंग नोट से निकाल दो। और जो कोयला जलाते हो तो जो राख बचती है ना, उस राख को बेचते हैं तो इतना पैसा आ जाता है 9,000। फिर दूसरा स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, क्या है, बॉयलर हाउस है और एक जनरेटिंग स्टेशन है, दोनों जगह अलग अलग वर्कर लगे हुए हैं, तो ये वहाँ की सैलरी होगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटिंग इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड बिफोर लॉसेस 2 लाख यूनिट। 2 लाख यूनिट हमने बनाई है, लेकिन अभी इसमें लॉस माइनस करना बाकी है। नॉर्मल लॉसेस 3000 यूनिट जनरेटेड। फिर कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमारा पावर प्लांट में कुछ गड़बड़ हो, तो ऐसा नहीं बिजली की लाइन लेकर मत रखो, हमने बिजली की लाइन भी लेकर रखी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी परचेज फ्रॉम द ग्रिड टू मीट द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। कभी कभी हमने जितना बनाया कम पड़ जाता है, वैसे तो मैक्सिमम हम खुद ही अपना यूज़ कर रहे हैं, पर थोड़ा बहुत शॉर्टेज पड़ती है तो हम खरीद लेते हैं बिजली बाहर से, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से। तो वो 5000 यूनिट्स हमने परचेज करके रखी हुई है 6 रुपीज़ पर। अब कह रहा है 10% ऑफ द इफेक्टिव यूनिट्स जनरेटेड आर यूज्ड इंटरनली बाय द जनरेटर डिपार्टमेंट सेल्फ। तो यूनिट लॉस नहीं हुई है, पर बिजली बनाने में ही बिजली लग गई ना, वहीं पर यूज हो गया, मतलब वो यूजेबल नहीं बचा ना। कह रहा देखो जनरेटर से बिजली बन रही, पर जनरेटर को चलाने में भी जो बिजली लग रही है ना, वहीं की वहीं, वो 10% ऑफ द इफेक्टिव यूनिट्स है। अब वो क्या बोल रहा है, 10% ऑफ इफेक्टिव यूनिट जनरेटेड, तो किसी को भी क्या लगेगा कि देखो भाई इतनी यूनिट जनरेट हुई है, ठीक है, इसमें से 3000 माइनस कर देता हूं तो 197 आएगा, उसका 10% होगा। और लैंग्वेज से भी वही लग रहा है, बट इन्होंने थोड़ा अजीब कैलकुलेशन किया है। इन्होंने क्या बोला, आपने 2 लाख यूनिट जनरेट करी है, 3000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, तो इफेक्टिव यूनिट्स बची 197। फिर कह रहा है जितनी बाहर से बिजली खरीदी उसको भी जोड़ दो, कितनी यूनिट्स खरीदी, 5000, तो 197 और 5000 मिला के हो गया 2,02,000। उसमें से 10% हटाओ। अब मुझे ये उतना सही नहीं लगा, थोड़ा एम्बिगुअस लगा है कि भाई अगर तुम यहाँ क्लियरली बोल रहे हो कि 10% ऑफ इफेक्टिव यूनिट जनरेटेड, तो फिर जितना जनरेट किया ना, ये तो परचेज कहलाए, जनरेट थोड़ी कहलाए। एक बात बताओ, मैं बिजली वाले बोर्ड से जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं बाहर से, वो जनरेटेड है या परचेज है? परचेज है ना। तो फिर तुम ये 10% इस पूरे पर क्यों लगा रहे हो?
तो क्वेश्चन नया बनाया, पैटर्न नया है, सीखने के लिए अच्छी बात है, पर ये मैं यहाँ कुछ कर नहीं सकता भाई। मैं तुमको ये बोलूंगा कि लैंग्वेज के हिसाब से 197 का 10% होना चाहिए, बट उन्होंने अपने आंसर में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड वाला है वो भी जोड़ दिया और उसका 10%। सर हम क्या करें? अगर यही क्वेश्चन पेपर में आता सिमिलर वेराइटी, तो आप भी यही करना भाई जैसा आईसीआई ने किया। अपने को काय को रिस्क लेना अभी, है ना? तो भले उन्होंने यहाँ जनरेटेड बोला, फिर भी तुम जनरेटेड प्लस परचेज का जो टोटल है उस पर 10% माइनस करके फिर इफेक्टिव यूनिट्स निकालना, वरना उस तरीके से इफेक्टिव यूनिट निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा। तो देख लो भाई, वही यहाँ पर उन्होंने किया है, सारी की सारी कॉस्ट एक एक करके लेते गए, वो एक एक करके सारी कॉस्ट लेते गए। ये देखो, ये सारी कॉस्ट ले ली, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से खरीदी वो भी कॉस्ट ले ली, और उसको डिवाइड कर दिया ये वाली यूनिट से। अब ये वाली यूनिट देखो निकाली कैसे, 2 लाख यूनिट जनरेटेड, 3000 नॉर्मल लॉस, बचा 197। कह रहा उसमें 5 जोड़ो। यही पॉइंट तो समझ में नहीं आया कि क्यों जोड़ा भाई। तो 2,02,000 आया, और उसमें से फिर उसका 10% हमने माइनस कर दिया, जबकि वो खुद कह रहा है 10% यूनिट्स यूज्ड बाय जनरेटिंग डिपार्टमेंट। तो भाई जनरेटेड यूनिट का 10% लेना चाहिए ना, नेट यूनिट जनरेटेड, पर तुम 10% किसका ले रहे हो? पूरे 2,02,000 का, विच सीम्स एम्बिगुअस, विच सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू द लैंग्वेज, बट आई डोंट हैव एनी चॉइस, वी हैव टू गो विद दिस। तो वही मैंने यहाँ लिखा। न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, ओवरऑल पैटर्न अपने आप में नया है ना, कैप्टिव कंजम्पशन वाला। दूसरा इफेक्टिव यूनिट का कैलकुलेशन अच्छा है, और थोड़ा सा एम्बिग्विटी भी है इसके अंदर, मैं ऐसा बोलूंगा, एम्बिग्विटी भी है। पूरी तरह सही है ये बोलना भी गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रहा वो स्पेशल है तो बहुत सही है, गड़बड़ भी है उसके अंदर थोड़ा सा ना। अगला आपको दिया है सर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 जो है हमारा वो मार्जिनल चैप्टर से है, और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है 17th, वो तो रेगुलर सा क्वेश्चन है। इसका मतलब नाउ वी आर डूइंग अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो प्रॉफिट एज पर करंट मिक्स निकालिए, रिवाइज प्रोडक्ट मिक्स निकालिए, सेलिंग प्राइस ऑफ सी टू मेंटेन सेम प्रॉफिट, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्ट 3 इज स्पेशल। आइए देख लेते हैं आखिरी सवाल आज का। एनपी लिमिटेड प्रोड्यूस करते हैं 2 प्रोडक्ट पी एन क्यू। द ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ इज अंडर बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट, मशीन आर पर यूनिट, मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल। क्या समझ में आ रहा तुमको? जनरली जब इस तरीके का सवाल होता है, प्रोडक्ट वाइज हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा निकालना होता है या प्रोडक्ट मिक्स निकालना होता है, तो सेलिंग प्राइस के बाद वेरिएबल कॉस्ट देता है, या टोटल कॉस्ट दे दिया है। देखो ना, सेलिंग प्राइस 2550, टोटल कॉस्ट 20 रुपीज़ पर यूनिट, 40 रुपीज़ पर यूनिट। जब भी टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर गिवन है ना, वो पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती, वो इस लेवल पर टोटल है, समझ रहे हो ना, इस लेवल पर। अब इसके अंदर एक फिक्स्ड कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ होगा, जो यूनिट की यहाँ वहाँ करने से कम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इट विल नॉट बी मेंटेन्ड ऑलवेज। पर वही इसके अंदर वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, ये पता करना है, ठीक है? फिर कह रहा है प्रोडक्ट पी की 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे का मशीन आवर लगता है, प्रोडक्ट क्यू की 1 यूनिट बनाने में 1 आवर का मशीन आवर लगता है। मैक्सिमम सेल पोटेंशियल का मतलब समझते हो ना, डिमांड, कि पी की मैक्सिमम डिमांड इतनी है और क्यू की मैक्सिमम डिमांड इतनी है। कह रहा फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 9,60,000 पर मंथ। तो फिक्स कॉस्ट तो हमको बता दिया है भाई, पर पी और क्यू में कितनी कितनी फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर हुई है कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बांटी जाती है पता आपको? एब्जॉर्प्शन से। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी एब्जॉर्ब द फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स विच आर फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय द बजटेड प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज फर्दर। एक और डेटा मिल गया सर, एक तो कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को मशीन आवर के बेसिस पर बांटा, दूसरा कह रहा है जितना मशीन आवर्स अभी है बस उतना ही हमारे पास है, लिमिटिंग फैक्टर, इससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब जब मुझे रैंकिंग देनी होगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पर नहीं दूंगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के बेसिस पर दूंगा। नाउ when the budget was discussed, managing director said that product mix should be altered to get the optimum profit। मार्केटिंग डायरेक्टर ने यह भी सजेस्ट किया है कि आप पी और क्यू के अलावा एक नया प्रोडक्ट सी भी लेकर आ सकते हो। उस सी को बनाने में 1 यूनिट में 1.5 मशीन आवर्स लगेंगे, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट सी इंट्रोड्यूस करना है तो थोड़ा सा एक मशीन और लेकर आनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी 2 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी। नहीं, 2 लाख रुपए की तो इन्वेस्टमेंट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 60,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए, जितने से मशीन खरीद के लाता हूँ पूरे की फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, उससे जितना डेप्रिसिएशन अब एडिशनल आने वाला है उतने से फिक्स कॉस्ट बढ़ती है। और फिर कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी इज 21 रुपीज़ पर यूनिट। सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट एज पर द ड्राफ्ट बजट। अभी जो उन्होंने करंट मिक्स दिया हुआ है, उन्होंने जो बजट बनाया है उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकालो। फिर
रिवाइज्ड प्रोडक्ट मिक्स निकालो जिसमें तुमको तुम्हारे हिसाब से बेस्ट बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब आ सकता है। और तीसरा है, मान लीजिए कंपनी डिसाइड करती है कि डिसकंटिन्यू कर दो पी और क्यू में से किसी एक को जो भी कम प्रॉफिट दे रहा हो, और उसकी जगह नए वाले प्रोडक्ट को लेकर आ जाओ, तो बताओ नए प्रोडक्ट का ऐसा क्या प्राइस रखना पड़ेगा मुझे ताकि नए प्रोडक्ट पर जितनी कैपिटल हमने इंप्लॉय करी है, मतलब जो नई एसेट खरीद के लाए ना कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पर 15% रिटर्न भी मिल जाए, पहली चीज। दूसरा, जितना प्रॉफिट हम ऑलरेडी कमा रहे थे सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नहीं सेकेंड पार्ट में, जो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स था ना हमारा, उस पर जितना प्रॉफिट कमा रहे थे उतना ही मेंटेन करना है। तो क्या सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी प्रोडक्ट सी की? अच्छा सवाल है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन। अगर तुम्हें ड्राफ्ट बजट के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है तो बहुत सिंपल है। क्यों? 40,000 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस किया 5 रुपये, 40,000 इंटू 5 रुपये, ये हो गया प्रॉफिट ऑफ पी। 80,000 इंटू 10 रुपये प्रॉफिट ऑफ क्यू। काम खत्म। तो पहला पार्ट तो कुछ नहीं है। ये देखो ना भाई, 5 रुपये 10 रुपये, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 40,000 2 लाख, 10 इंटू 80,000 8 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट था। पहला पार्ट खत्म, कुछ दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में मुझे बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स बताना है। अब सोचते हैं प्रोडक्ट मिक्स हम लोग कैसे किया करते थे बेटा। सर लिमिटिंग फैक्टर को देखा जाता है। हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है? हमारे पास इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आवर्स। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि रैंकिंग में कौन से प्रोडक्ट को फर्स्ट रैंकिंग दूं, और जिसको रैंक 1 दे रहा हूं उसकी पहले पूरी डिमांड फुलफिल करूंगा, फिर जो बचे हुए नंबर ऑफ आवर्स है उसके बेसिस पर दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा। ये वैरायटी तो आपने मेरे साथ वन शॉट में क्लासेस में सब जगह पड़ी हुई है प्रोडक्ट मिक्स वाली। बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही नहीं पता तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कैसे निकालोगे? अब सोचते हैं हम लोग, देखो कैसे निकालेंगे। सर आपके इस 20 रुपए और 40 रुपए की टोटल कॉस्ट में, हाँ सर, एक और चीज इंक्लूड है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर वो फिक्स कॉस्ट पता चल जाए तो वेरिएबल कॉस्ट निकाली जा सकती है। अब कैसे निकलेगी फिक्स कॉस्ट में बताता हूँ। आपके जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है अभी एब्जॉर्ब हो रहे हैं 9,60,000 पर मंथ के बेसिस पर, ठीक है? हाँ सर। और बेसिस क्या है? मशीन आवर्स। अब तुम सोचो 40,000 यूनिट्स, 2 मशीन आवर्स पर यूनिट, 80,000 इंटू 1 कितना आता है? 40,000 इंटू 2 इज 80,000, 80,000 इंटू 1 इज 80,000, 1,60,000 मशीन आवर, और 9,60,000 का कॉस्ट, मतलब 6 रुपीज पर मशीन आवर। समझे क्या बोल रहा है? एब्जॉर्प्शन रेट। आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर मशीन आवर 6 रुपीज लग रहा है। अब तुम मुझे बताओ, अगर यहाँ 2 मशीन आवर लगे, मतलब इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी जुड़ी हुई है? 6 इंटू 2 12 रुपीज। इसमें एक मशीन आवर लगा है तो इसमें 6 इंटू 1 6 रुपीज। अब आप मुझे बताओ, अगर इस 20 में 12 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया ना तुम्हारा 12 रुपए, ये 6 रुपए भी फिक्स कॉस्ट हो गया। अगर 20 रुपए में 12 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट कितने का हो जाएगा? 8 रुपए का। और अगर 40 रुपए में 6 रुपए का फिक्स कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 34 का। क्या आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बता सकते हो दोनों का? तो सर सेलिंग प्राइस 25 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए। करो 25 माइनस 8 कितना आ रहा है? 17। ये लो 70। रही बात प्रोडक्ट क्यू की, सेलिंग प्राइस कितना? 50, वेरिएबल कॉस्ट कितना? 34। 50 माइनस 34 देखो भाई कितना आ रहा है? 16 रुपीज। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स था। बाकी तो ये यूजुअल क्वेश्चन है, जैसा हम लोग प्रोडक्ट मिक्स का पढ़ते हैं, वन शॉट में भी किया है, क्लास में भी किया है। पर टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट कितना है, उसके लिए पहले हमने रिकवरी रेट निकाली फिक्स कॉस्ट की, और फिर हमने समझा कि प्रोडक्ट पी की एक यूनिट में कितनी फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब हो रही है। सर पर मशीन आवर के हिसाब से 6 रुपए है तो 2 मशीन आवर का 12 रुपए, और यहाँ 1 घंटे है तो 6 रुपए। तो इस 20 रुपए में 12 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, तो सॉरी 12 रुपए की फिक्स कॉस्ट तो 8 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। इस 40 रुपए में 6 रुपए की फिक्स कॉस्ट तो 34 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट। अकॉर्डिंगली दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। थोड़ा सा इन्होंने शो किया है ना, कैसे किया, थोड़ा अजीब दिख रहा है, लॉजिकल है, गलत नहीं है, इसलिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 17-16 मैच भी कर रहा है। देखो 17-16। बट मैंने जो आपको तरीका बताया वो ज़्यादा ईजी है भाई। सिंपली आप टोटल कॉस्ट लो, उसमें से वेरिएबल फिक्स कॉस्ट हटाओ, ये पर मशीन आर के बेसिस पे रिकवरी रेट मल्टीप्लाई करके वीसी आएगा, सेलिंग प्राइस और वीसी को कंपेयर करके फिर कंट्रीब्यूशन निकालो। ये बहुत घुमा के निकालें कंट्रीब्यूशन, ऐसे में कंफ्यूज हो जाएगा इंसान ना। पर क्या मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट रैंकिंग दे दूं और इसको सेकेंड रैंकिंग दे दूं? नो सर। क्या करें तो पहले आप दोनों में मशीन आवर्स डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर किसका ज़्यादा है वो निकालो।
तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर हमारा क्यू का ज़्यादा था 16 और पी का था 8.5 रुपये। तो इसको फर्स्ट रैंक दे दी और इसको सेकंड रैंक दे दी। समझे? अब टोटल मशीन आवर्स कितने हमारे पास? सर 1,60,000। क्या ये बढ़ सकते हैं? नहीं, यही तो लिमिटिंग फैक्टर है। तो पहले ये पूरे 1,60,000 मशीन आवर किसको बनाने में यूज कर लो? किसकी रैंकिंग फर्स्ट है? सर प्रोडक्ट क्यू की रैंकिंग फर्स्ट है, क्यू। उसको पूरा बनाओ, पूरा मतलब फुल डिमांड। फुल डिमांड कितनी? 1,00,000 यूनिट की। 1,00,000 यूनिट और 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा, तो टोटल 1,00,000 नंबर ऑफ आवर्स तो वहीं यूज हो गए आपके। अब बचे कितने बैलेंस आवर्स? 60,000। 60,000 मशीन आवर्स में अपॉन 2 करोगे तो पी की 30,000 यूनिट्स बनेंगी। तो 1,00,000 यूनिट हो गई आपकी प्रोडक्ट क्यू की और 30,000 यूनिट हो गई प्रोडक्ट पी की। उस हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल के देखो, 11.5 लाख, जो कि पहले कितना आ रहा था? 10,00,000। तो ये तो लॉजिक से आपको पहले से पता है कि जब आप लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पर रैंकिंग देकर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाते हो जिसका रैंकिंग फर्स्ट आ रहा है और फिर रिमेनिंग प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका टोटल प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है। पर क्रक्स क्या था क्वेश्चन का? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट इसका काफ़ी खास है सर। थर्ड पार्ट में दिया है कंपनी ने डिसाइड कर दिया है कि पी और क्यू में से जो कम प्रॉफिट दे रहा है उसको मत बनाओ। अभी मैंने किसको रैंकिंग दी बताओ भाई? अभी मैंने रैंकिंग फर्स्ट दी है क्यू को और पी को सेकंड दी, तो फिर इसका मतलब क्यू हमें पी मतलब हमें पी नहीं बनाना है, क्यू को बनाना है, पी को नहीं बनाना है। तो पी की जगह किसको बनाना है? सर पी की जगह आप बनाओगे प्रोडक्ट सी। पर सर मशीन आर्ट्स तो अभी भी लिमिटेड है ना? हाँ है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास 1,60,000 मशीन आवर्स थे, ठीक है, उसमें से क्यू बनाने में आपके 1,00,000 यूज हो गए, तो बैलेंस कितने बचे? 60,000। अब जो प्रोडक्ट सी बनाने जाओगे आप, तो सी में क्लियरली दिया हुआ है कि सी को 1.5 मशीन आवर की जरूरत है एक यूनिट के लिए। तो सी की कितनी यूनिट बन जाएंगी? 60,000 आवर्स और 1.5 आवर्स पर यूनिट। तो 60,000 अपॉन 1.5 इज 40,000 यूनिट्स। समझे क्या? तो सी की 40,000 यूनिट बन सकती है। दूसरा, सी के केस में हमको वेरिएबल कॉस्ट क्लियरली गिवन है, पर हमसे वो कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा है, कह रहा है आप सेलिंग प्राइस क्या सेट करोगे। तो ये भी काफ़ी प्यारा पार्ट है भाई, मैं इसको यहीं पर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखो, अगर मुझे जितना प्रॉफिट सेकेंड पार्ट में आ रहा था विच इज 11.5 लाख रुपए, उतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे प्रोडक्ट सी का क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकल सकता है? क्योंकि आपको यूनिट पता चल चुकी है कि आप सी की कितनी यूनिट बनाओगे, 40,000। तो अगर आपको ये पता चल जाए टोटल सेल्स कितनी करनी है, तो उसमें यूनिट्स डिवाइड करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। टोटल सेल्स रिवर्स कैलकुलेशन में कैसे निकलेगा? सर एक तो हमें प्रॉफिट चाहिए 11.5 लाख रुपए का, ठीक है, ये पहली चीज चाहिए। दूसरा, सर एक तो हमें चाहिए प्रॉफिट 11.5 लाख रुपए का, दूसरा हमको चाहिए 15% रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल, मतलब उतना और प्रॉफिट चाहिए। तो कैपिटल हमने लगाई है कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए का 15%। अब ध्यान देना बेटा, ये 15% पर एनम है, पर हम तो एक ही महीने के डेटा में, अरे भाई साहब ये तो सर रह जाता बिल्कुल। यस, तो एक्चुअली 2,500 रुपीज ओनली कहलाया। साल भर में 15% चाहिए, मतलब एक महीने में 2,500 रुपये चाहिए ना। इतना प्रॉफिट की जरूरत है हमारे पास। 1152,500 प्रॉफिट में। अब फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ता हूं मैं। वैसे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी? वैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी, हमारी फिक्स कॉस्ट थी 9,60,000 की। पर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 से और बढ़ जानी थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था। यस, तो ये हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट। अब प्रॉफिट में जब हम लोग फिक्स कॉस्ट जोड़ते हैं बेटा, तो हमको पता चलता है कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए। ठीक है, तो 1152,500 प्लस 9,60,000 प्लस 60,000, मतलब मुझे 2172500 इतने कंट्रीब्यूशन की जरूरत है टोटल। ये तो टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे, अगर मुझे उतना प्रॉफिट कमाना है तो इतना। अब सिर्फ प्रोडक्ट सी थोड़ी बेचने वाले हो आप जो प्रोडक्ट क्यू बना रहे थे वो भी तो बेचोगे ना। तो प्रोडक्ट क्यू से आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा था? प्रोडक्ट क्यू से ये रहा, प्रोडक्ट क्यू से आपको 16 लाख का कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। तो 16 लाख का कंट्रीब्यूशन तो आपको प्रोडक्ट क्यू से मिल गया। और कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए अब आपको? किससे?
ये क्या बोलते हैं इसको, सी से, प्रोडक्ट सी से आपको कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ये मैं माइनस कर देता हूँ 16 लाख, तो बचा 570 टू 500, इतना कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए प्रोडक्ट सी से। अब प्रोडक्ट सी का कंट्रीब्यूशन आ चुका है, अब मैं प्रोडक्ट सी की वेरिएबल कॉस्ट जोड़ देता हूँ। तो 40,000 यूनिट्स इंटू 21 रुपीज़, ये हो गया 8,40,000। इससे मुझे पता चल गया कि टोटल सेल्स कितना करना है, 14,12,500 रुपीज़। लो भाई, ये पता चल गया हमको सेल्स। बस अब क्या है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 14,12,500 में 40,000 यूनिट्स को डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो यार 35.3125। समझे ना क्या हुआ? देखो, आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए था जितना, प्लस एडिशनल प्रॉफिट इतना चाहिए था, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट इतना चाहिए था। फिर फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर करनी थी और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी थी सी को बनाने की वजह से। तो मतलब टोटल इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए था, टोटल इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए था, जिसमें से 16 लाख का कंट्रीब्यूशन तो तुमको वो वाला प्रोडक्ट देने वाला है जो आपने प्रोडक्ट क्यू जो चूज किया था ना, प्रोडक्ट आपने फर्स्ट रैंकिंग में, जिसकी पूरी 1 लाख यूनिट बन रही है, तो वो हमने सेकंड पार्ट से निकाल दिया, 16 लाख रुपए का क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब कितना कंट्रीब्यूशन आपको प्रोडक्ट सी से चाहिए, इतना। एक और काम कर सकते थे, इसको आप 40,000 से डिवाइड करते तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता, उसमें 21 जोड़ देते तो भी यही आ जाता। या मैंने कोई बात नहीं, मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ के टोटल सेल निकाल के फिर सेलिंग प्राइस निकाली, बात एक ही है। इस तरीके से आपका 31.31 आएगा। थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से किया है, ये तरीका उतना अच्छा नहीं था, कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने जानबूझ के अपने तरीके से आपको बताया। बट अगर आपको ये भी समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों को समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा ये आरटीपी होता है कंप्लीट। और ये जो मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारी जो एनालिटिकल शीट है, ये पूरी की पूरी एनालिटिकल शीट मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ना, लर्न विद प्रणव, इसमें आप जाओगे तो आपको ये शीट मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसके चैप्टर पॉइंट्स भी डाल दूंगा, टाइम स्टाम्प्स, ताकि जो बच्चा आके जिस क्वेश्चन को देखना चाहे वो देख सके। और एनालिटिकल शीट का जो पीडीएफ डाउनलोड का लिंक है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एंड बहुत जल्द मैं एमटीपी के सेशंस भी अपलोड कर दूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर September 25 एग्जामिनेशंस। कुछ और अगर आप पूछना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ओवरऑल आपको सेशन कैसा लगा, और क्या आप कम टाइम में, जैसे कि लाइक 1 घंटे 20 मिनट मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, जो कि आई थिंक आप लोग जो है इसको और कम टाइम में देख लोगे 1.5x की स्पीड में। तो लगभग 1 घंटे में अगर आप ये पूरा सेशन देख रहे हो तो आपको इससे कितने नए पॉइंट्स जानने को मिले और क्या वो यूज़फुल था कि नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन।